फटाफट से। कैसे पूछू, मैं बताऊं, बेवकूफ हूं क्या? किससे पूछू, सबसे ज्यादा नीचे देखेगा उसी से पूछू। चुप जाओ, एकदम चुप जाओ। कितना भी चुप जाओ पता तो चल ही रहा है तुम चुप रहे हो। आपस में बात करेंगे दो जनों से भी पूछूं। बोलो मत कुछ, कोई भी बोलेगा नहीं, खिसक जाएगा माथा मेरा। बता रहा हूँ सर, आप खड़े जाओ, देखिए बीच में। हाँ हाँ, क्या नाम आपका? राघवेंद्र जी, कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी में कहाँ से? अच्छा, लखनऊ का क्या फेमस? बताओ। सब कुछ तो कोई फेमस नहीं होता, फिर इसका मतलब कुछ भी नहीं है। लखनऊ के रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? चार बाग क्यों पड़ा है? क्यों, ऐसा किस लिए? हाँ, प्री एक्लम्सिया की डेफिनेशन बताओ। नहीं पता? याद नहीं? कल नहीं आए थे? फिर क्यों याद नहीं? कोई फॉर्म भर रखा आपने? कोई नहीं भर रखा, कब के पास आउट आप? 2021? यूपी वीएमएस का भी नहीं भरा था? यूपी पीएससी का नहीं भरा था? कोई एग्जाम नहीं दिया? यूपी एनएचएम सिर्फ ही दिया था? हो गई नहीं तो प्री एग्जाम कल पढ़ाया, कल का भी आपको याद नहीं, ऐसा क्यों? डेफिनेशन भी नहीं याद, इतना अच्छे से पढ़ाया बहुत सालों तक, तो इसलिए डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा कि प्री एग्जाम 4.5 घंटे कौन पढ़ाता है? इतना कोई 4.5 घंटे का तो होता ही नहीं, 2 घंटे का होता है। कुछ कुछ तो ये भी बोल रहे हैं, क्या ये सही है बोलना? तो मैंने 4.5 घंटे पढ़ाया तो भी तुम्हें याद नहीं है, तो मैं कितने घंटे, 8 घंटे पढ़ूं? तो बोलो ना प्री एग्जाम की डेफिनेशन क्या है, बताओ। छोड़ूंगा तो नहीं, आप यहीं खड़े रहोगे, मैं भी यहीं खड़े रहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, तब तो यहीं पे होगा चिंता तब। बताओ देख। अरे, प्री एक्लेम्सिया के बारे में क्या बताया था? 20 वीक के बाद में हाइपरटेंशन हो जाएगा और साथ में प्रोटीन यूरिया हो जाएगा। क्यों नहीं बोल पा रहे, जानबूझ के नहीं बोल रहे हो या मतलब शायरी के अंदाज में बोलना चाहते हो लखनऊ से इसलिए? तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? प्री एक्लेम्सिया कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा? प्री एक्लेम्सिया कितने टाइप का होता है? दो, कौन कौन सा? दो, एक माइल्ड और एक मॉडरेट। तो सीवियर, माइल्ड और सीवियर में क्या डिफरेंस थोड़ा सा? क्या 160 से ज्यादा क्या बीपी, और तो 160/110 से ज्यादा? हाँ, 160/90 से, 160/110 से कम, बट 140/90 से ज्यादा, ये था। और प्रोटीन यूरिया ज्यादा किसमें होगा, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया में या सीवियर प्री एक्लेम्सिया में? सीवियर में कितना? चुप रहो रे। हाथ देखा है? ऐसा पड़ेगा सर पे। हाँ, राघवेंद्र जी आपने आज बहुत परेशान कर दिया। खड़े रहना है आपको, पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन माइल्ड प्री एक्लेम्सिया एंड द सीवियर प्री एक्लेम्सिया, मैं पूछूंगा 3.5 मिनट बाद। हाँ जी मैम, आप कितना चुप हो गए? छुपने से क्या हो जाएगा? कॉपी इधर ले आओ अपनी। हाँ दे दो, कोई ना, मैं कुछ लेंगा नहीं, सिर्फ चेक करूंगा कि आप मेरे को बताओ। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्या होता है? आराम से बताना है, घबराना नहीं है, क्योंकि कल जो पढ़ा है ना वही पूछ रहे हो, नया कुछ नहीं पूछ रहे। चुप रहो प्लीज। क्या वो कुछ और ही है? आप खड़े हो जाओ, आप बताओगे डिफरेंस बिटवीन सीवियर प्री एक्लेम्सिया एंड माइल्ड प्री एक्लेम्सिया? +3 और +4। हाँ, अलार्मिंग साइन बताओ कौन कौन से होते हैं? हम्म 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 हाँ, कम हो जाएगा। +4, यूरिन आउटपुट कम, ब्लड विजन, ये अलार्मिंग साइन है। अगर किसी पेशेंट को एमजीएसओ4 दे रहे थे, उसकी टॉक्सिटी हो गई, तो हमें क्या देना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकोनेट देना चाहिए। अगर पेशेंट को एमजीएसओ4 शाम को 6 बजे आने वाला है, कंटिन्यू चल रहा है इन्फ्यूजन, शाम को 6 बजे नेक्स्ट डोज है, तो कोई भी एमजीएसओ4 देने से पहले हमें क्या क्या चेक कर लेना चाहिए? वो सारी चीजें है सही तो ही देना, नहीं तो नहीं देना। कितना होना चाहिए तो दे सकते हैं? 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2। और नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 12 है तो दे सकते, दे सकते। नेक्स्ट, यूरिन आउटपुट अगर 30 ml/h से ज्यादा है,
बस ठीक है, वेरी गुड। MgSO4 का नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है? थेराप्यूटिक का मतलब 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। वेरी गुड, आप बैठ जाओ। अलार्मिंग साइन वापस बता, सुना आपने? इन्होंने जो बोला आपने सुना? सुना या नहीं सुना? तो बोलो देखे। अलार्मिंग साइन। डीप टेंडन रिफ्लेक्स बढ़ जाता है, कम हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? प्लस पर। और ब्लड विजन? ब्लड विजन होगा सीवियरिटी में, होगा ना? और एपिगेस्टिक डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग होगा। और यूरिन आउटपुट ज्यादा होता है, कम होता है सीवियर प्रीएक्लेम्पशियम? इन्होंने क्या बताया भाई? कम होता है। क्यों यार अभी बताया? आप मन नहीं है पढ़ने का, इसका मतलब तो ये हुआ आपका मन अभी 2 मिनट पहले बताया, आप बोल नहीं पा रहे हो है? ऐसा क्यों? पढ़ो खड़े होकर, मेरे को अलार्मिंग सिस्टम वापस बताओ। हाँ आपको याद हुआ? डिफरेंस बता दो 5 5 फटाफट जल्दी। बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्रीएक्लेम्पशिया? यूरिक एसिड नहीं याद है? यूरिक एसिड नहीं याद है? राघवेंद्र जी मैं क्या करूं बताओ आप? मैं क्या करूं? आज आप बोल दो जो मैं कर लूं। कल पक्का? प्रॉमिस? ऐसा तो नहीं हो तुम वादा तोड़ दो? पक्का ना? फिर मैं झुकेगा नहीं, बता रहा हूँ। है आप बैठो, आप कल पूछूंगा आपसे। कल अगर नहीं बताया ना, क्या मतलब खड़े होने पे भूल जाते हो? क्यों, मेरे सींग लगे हुए? बैठ जाओ दोस्तों। सर याद रहता है, जब खड़े होते तो भूल जाते, क्यों? ऐसे क्या कर दिया मैंने? क्या मैं जानवर हूँ? तो फिर ऐसा क्या है? आपको ऐसे क्या हो रहा है जो मतलब मैं खड़ा हो पूछूं आप भूल जाते हो? मैं कल यहाँ खड़ा हो तो दूर खड़ा जाऊंगा, तुम्हारे ज्यादा धक धक हो रहा है तो इधर ऐसे हो जाओ। और क्या बेवकूफ तुम, कैसी बिल्कुल भी अभी याद नहीं है तुम्हें? 24 घंटे नहीं हुए हैं, तुम्हारा इमीडिएट स्ट्रेस हो गया। तो बात 7 महीने बाद 8 महीने बाद पेपर होगा। तो यूपी वाले तो बहुत लकी लोग माने जाते हैं नर्सिंग में जो यूपी का है, क्योंकि इतनी वैकेंसी आती है पूरे इंडिया में, जितनी वैकेंसी आती है उतनी यूपी में वैकेंसी आती है। तो तुम अगर रिवीजन करोगे तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा। सबसे ज्यादा वैकेंसी यूपी में आती है, पूरे इंडिया जितनी वैकेंसी अकेले यूपी में आती है। पॉपुलेशन भी 27 28 करोड़ है, अमेरिका की पॉपुलेशन 28 करोड़ है। यूपी खुद एक अमेरिका है, सच में। भारत एवरी ईयर एक ऑस्ट्रेलिया को जन्म देता है। ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, उतनी भारत में हर ईयर की ग्रोथ है। तो ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा कंट्री है, उसकी जितनी पॉपुलेशन है इतनी इंडिया में ग्रोथ है हर ईयर की। तो फिर भी तुम लोग याद नहीं, उनको तो सब याद है ऑस्ट्रेलिया वालों को। ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की सैलरी 4.5 लाख है, 4 लाख है, मतलब 3.25 लाख से स्टार्ट है। इतनी कम इसलिए स्टार्ट होगी, और क्या रीजन है पता नहीं क्यों है। फिर भी चले जाओ, क्वेश्चन मना किया, जाओ। मैंने मना थोड़ी, जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से जा सकते हैं। ऐसे क्या हो गया? इंडिया से बाहर 2.25 लाख रुपए से सैलरी स्टार्ट होती है, और कुछ कुछ कंट्री में 3.5 4 लाख है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, 2 4 1 2 कंट्री और है, उसमें बहुत अच्छी सैलरी, सबसे ज्यादा सैलरी वही है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो तुम लोग तो प्री एग्जाम से याद नहीं होता 24 घंटे का, वहां तो वो पूछेंगे, स्किल टेस्ट लेते हैं वहां, पेशेंट बैठा आपके सामने बिठाएंगे, स्किल टेस्ट लेते हैं, वहां थ्योरी नहीं पूछते। पेशेंट ये प्री एग्जाम का पेशेंट, आपसे क्या क्या पूछोगे, ऐसे सामने देख के फिर उसका सिलेक्शन लेते हैं। अब आप पूछ नहीं पाए प्री एग्जाम के पेशेंट में, उसका ऑब्जर्वेशन भाई तो चेक करोगे, सुपाइन लेटा के करोगे, फिर लेटर लेटा के करोगे, वो समझ जाएगा इसको रोल ओवर पता है। फिर आप उसको हिस्ट्री लोगे कि तुम्हारे कभी कभी दर्द होता है, नहीं होता, कभी कभी उल्टी उल्टी होती है, नहीं होता, फिर यहाँ से देखोगे टेढ़ी माँ तो नहीं है, ऐसे दबा के, वो समझ जाएगा। फिर कभी कभी आपको ऐसे आता है कि आंखें घूम रही है, जमीन हिल रही है, झटके वटके कभी आए, वो समझ जाएगा अच्छा ये सीजन के बारे में पूछ रहा है, तो तुरंत आपको सेलेक्ट कर लेगा कि इसको सब पता है। तो नहीं, तुम लोग तो डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हो। तो ऑस्ट्रेलिया में वही पढ़ाई होती है जो यही होती है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है जो मुझे नहीं आती, वो बस क्या है, वो इंग्लिश। मतलब आपको लगता है ना मुझे नहीं आती, वो मतलब कह रहा हूँ। हाँ मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो चीज एक्स्ट्रा है वहाँ, बाकी सब कुछ ठीक है। एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया प्लस सीजर। मैं तो कहता हूँ भारत में इतने नर्सिंग स्टाफ हो गए, इतने नर्सिंग स्टाफ हो गए, मेल नर्सों से कह रहा हूँ तुम नर्सिंग की तैयारी मत करो, ये कमाएंगे 80,000 रुपए, तुम कमाओ 3 लाख 80,000 रुपए, फिर 4 साल वहां काम करके आओ, 1 साल की छुट्टी लेके, और मर्सिडीज में घूमो, और जब ये ड्यूटी जा रही है इनके आगे से गाड़ी घुमाओ ऐसे ही, फिर इनको पता चलेगा ये आ जाएगी एक्टिवा पे, तुम मर्सिडीज पे आओ, क्योंकि 4 लाख 80,000 मंथ का, साल का कितना हुआ? 50 लाख, 4 साल के कितने हुए? 2 करोड़ मर्सिडीज। अरे सुनो, अरे सुनो, पूरी बात सुनो। जब हम अपने एरिया से बाहर जाके पैसे कमाते हैं तो हमारा खर्चा कम होता है, ये भी है। हालांकि होगा तो क्या आधे खर्च हो जाएंगे, 4 करोड़ में से 2 करोड़ खर्च हो गए, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना। और 2 करोड़ जब इंसान के पास में इतने पैसे आते हैं तो वो गाड़ी तो लाएगा महंगी, 4 चोरी वाली मर्सिडीज, हाँ वाली होती है, हाँ जो भी होती है, तो फिर गाड़ी चलाएगा ना। तो फिर प्लीज, यहाँ 80-20 कोई बात नहीं, वहाँ उसको 80-20 नहीं है, वहाँ आपका टॉपिक कमांड होनी चाहिए, कुछ क्विज टॉपिक है, आराम से पैसे कमा सकते हो, जाते हैं खूब जाते हैं, प्लीज। है मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को इंग्लिश नहीं आती भाई। मैं भी जा सकता था, मैंने कहा छोड़ो यार, फिर आपको यहाँ कौन, आपको कैसे भेजता, मैं वहां चला जाता, तो फिर आपको भी तो भेजना है ना ऑस्ट्रेलिया। ऑनलाइन में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता जो ऑफलाइन में होता है, रियल स्टडी ऑफलाइन होती है, मैं आपको देख पाता हूँ, आप मुझे देख पाते हैं, उसमें जो सुकून है ना, और उसमें क्या था, आप मुझे देख पाते हैं, मेरे साथ पार्शियलिटी होती है, मैं आपको देख नहीं पाता, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। जूम पे कुछ नहीं पढ़ सकते, तो पढ़ लो, या क्यों आए, तो पढ़ लो जूम पे। कुछ नहीं, मेरे को जाना नहीं था, मेरे को तो यही नर्सिंग ऑफिसर, इंडिया में नर्सिंग ऑफिसर तैयार करने हैं ना, ज्यादा से ज्यादा, सच में करने हैं। और क्या रीजन होगा? और रीजन होगा, और क्या रीजन है?
मान लो जो तुम्हें मानना है, ऑल आर रूमर्स। अरे चुप रहो, रीजन होगा और आए बड़े, तुम्हें फालतू के रीजन चाहिए, कुछ भी नहीं हो। आई लव इंडिया। ओके बस दैट्स इट। हो गया। अब देखो इसके अंदर जो सीजर आता है वो जीटीसीएस सीजर आता है। जैसे ईसीटी के अंदर कौन सा सीजर आता है? जीटीसीएस। व्हाट इज जीटीसीएस? ईसीटी में कौन सा सीजर आता है? सीजर आता है, हम सीजर हम बोलते हैं आजा, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। ये ग्रैंड टाइप के सीजर, ऐसे सीजर जिसमें ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर इंक्लूड होते हैं, उसको कौन सा सीजर बोलते हैं? जनरलाइज सीजर। मतलब इसमें पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। और पार्शियल सीजर में जरूरी नहीं है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो, पार्शियल भी दो होता है ना, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल के अंदर कभी भी पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, और पार्शियल कॉम्प्लेक्स होता है, उसके अंदर पेशेंट कॉन्शियसनेस लॉस होता है कुछ सेकंड के लिए। इसमें तो होता ही होता है। जब हम ईसीटी करते हैं तो उसमें बीपी कब क्यों मानते हैं? बीपी मापने के लिए। गलत जवाब है। ये सवाल पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो आंसर नहीं होता ना, कभी भी वो चीज पूछी जाती है। जब हम बीपी कफ इन्फ्लेट कर देते हैं तो उससे पता चल जाता है कि पेशेंट को सीरियस आया या नहीं आया। क्योंकि ईसीटी भी दो टाइप की होती है, यूनिलेटरल होती है और बाइलेटरल। यूनिलेटरल के अंदर इलेक्ट्रोड यहाँ लगते हैं, दोनों एक साइड, एक नहीं लगता, लगते दो ही है। बाइलेटरल में दोनों यहाँ लगते हैं। यूनिलेटरल कम इफेक्टिव होती है, बाइलेटरल ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो कम इफेक्टिव है तो कॉम्प्लिकेशन भी कम है, ज्यादा इफेक्टिव है तो कॉम्प्लिकेशन भी। तो मरीज में मेमोरी किसमें चली जाती है? मॉडिफाइड बाइलेटरल में चली जाती है। रिट्रोग्रेड, रिट्रोग्रेड का मतलब क्या होता है? उससे पहले पहले का। एंटेरोग्रेड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म, उसके बाद का, है ना, उससे पहले पहले का रेट्रोग्रेड। फिर एंटेरोग्रेड शॉर्ट। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर एक इवेंट का। जो एक गजनी मूवी के अंदर वो एंटेरोग्रेड एमनेसिया का एग्जांपल था, आपने अगर देखा होगा तो। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है तो क्या बोलते हैं? तो इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अंदर सीजर आता है। और जब भी कभी सीजर आता है तो हमेशा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होता है। एयरवे पेटेंसी क्या होता है? एयरवे ऑप्शन में नहीं होता। तो रिस्क इंजरी से प्रिवेंट करना, क्योंकि किसका रिस्क रहता है? इंजरी का। तो जब भी किसी पेशेंट को सीजर आता है तो आपका पहला इंटरवेंशन है कि एयरवे ओपन रखना है। उस समय सीजर को इंटरप्ट नहीं करना। सीजर आ रहा है उसको ऐसे नहीं बोला मत आ, उसको आने दो। सीजर आ रहा है उस समय माउथ में कोई गैग नहीं डालना। जो माउथ गैग होता है ना, ये नहीं डालना होता, खा जाएगा तुम्हारी उंगली। नहीं डालना, सीजर को इंटरप्ट नहीं करते। जब भी सीजर आ जाए ये कपड़े पहले से लूज होने चाहिए, वैसे गिरना नहीं चाहिए, साइड लाइन पोजीशन कर देनी चाहिए। सीजर कंटिन्यू, बस आपको ऑब्जर्व करते रहना है, बस एस्पिरेट ना कर जाए। साइड लाइन ऑर्डर तैयार रखनी चाहिए, सीजर खत्म हो जाए उसके बाद में आपको ड्रग्स दे देनी है। सीजर ज्यादा लंबे समय वैसे भी नहीं रहता। इसमें एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया का मतलब सीजर क्यों आएगा? प्रीवियस सीवियर प्री एक्लेम्सिया था तो किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज होगा। धीरे धीरे जब भी ब्रेन में लंबे समय से ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ब्रेन इरिटेशन होगा। ब्रेन में इरिटेशन होगा तो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करेंगे, और उस करंट की वजह से, उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या आ जाएगा? सीजर आ जाएगा। तो क्या है कॉज? लंबे समय से ब्रेन में इरिटेशन हुआ, उसकी वजह से एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब होता है हाइपोक्सिया। एनोक्सिया एंड हाइपोक्सिया बोथ आर सेम, अलग अलग नहीं है। एनोक्सीमिया और हाइपोक्सीमिया बोथ आर सेम। एनोक्सिया का मतलब होता है टिश्यू में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड एनोक्सिया, या एनोक्सिया का दूसरा नाम है हाइपोक्सिया। क्या नाम है? हाइपोक्सिया नहीं आएगा पेपर में, एनोक्सिया का मीनिंग पूछेंगे, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेरेब्रल वेसल्स में स्पाज्म हुआ, सेरेब्रल वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा, उसकी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन यूज नहीं हुई, ऑक्सीजन मिली नहीं। सेरेब्रल एडिमा हुआ, उसकी वजह से सेरेब्रल डिसरथीमिया हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हुआ, एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, और उसकी वजह से सीजर आ जाता है। क्या है आवाजें क्यों आ रही थी जोर जोर से? बाहर कौन? किसके बजा? बंद रखो ना, मैं भी नहीं उठाया, 4 बार बजा तो भी। आप भी मत उठाओ। लोग साइलेंट नहीं रख पाते फोन, पता है क्यों? बस पता चल जाए कि किसका है। अरे आईफोन से क्या लेना, वो फोन ही तो है, आईफोन से क्या लेना, बस दिख जाए। काटना है या उठाना नहीं है, या व्हाट्सएप पर धीरे से मैसेज करना है, या अवॉइड करना है, तो कैटेगरी बना रखी है क्या क्या करना है इसके बारे में, उस टाइप से।
तो इसलिए साइलेंट करके नहीं रखते, पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ू। अरे आया ना, फिट्स, सीजर, कन्वर्जेंस, ये सारा का मीनिंग एक ही होता है, कुछ खास अलग अलग नहीं होता। तो कब आ सकता है? थर्ड ट्राइमेस्टर में चांस है कि 50% केस में थर्ड ट्राइमेस्टर में आएगा। एंटीपार्टम में भी आ सकता है, मतलब 50% हो गया। लेबर चल रहा है उस समय 30%। और पोस्टपार्टम, एक्चुअली एक्लेम्सिया की डेफिनेशन है कि लेबर के पहले 48 घंटे के अंदर अंदर तक अगर किसी फीमेल को लेबर हो गया, उसके 48 आवर हो गए, उसके बाद भी सीजर आता है और वो हाइपरटेंशन वाली फीमेल थी, तो उसको क्या बोलोगे? है तो एक्लेम्सिया ही, लेकिन उसको एक्लेम्सिया नहीं बोलेंगे। अगर कोई भी फीमेल, सुन लेना अच्छे से, अगर कोई भी फीमेल जिसको लेबर हुए 48 आवर हो गया, मतलब बेबी डिलीवर हुए 48 आवर हो चुके हैं, उसके बाद में अगर एक्लेम्सिया हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिलेड पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया। लेकिन 48 आवर के अंदर अंदर है तो उसको हम एक्लेम्सिया ही बोलेंगे, उसको हम एक्लेम्सिया ही बोलेंगे। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डिलेड पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया की डेफिनेशन है कि अगर एक्लेम्सिया, अगर सीजर हाइपरटेंशन के साथ में 48 आवर के बाद हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे पोस्टपार्टम डिलेड एक्लेम्सिया। ये वर्ड याद रखना, सीधा क्वेश्चन आ सकता है यहीं से कि डिलेड पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया की डेफिनेशन क्या है। आफ्टर 48 आवर बट विद इन 4 वीक आफ्टर लेबर इज कॉल्ड डिलेड पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया। मैं कभी कभी मन में सोचता हूँ बहुत अच्छे से ऐसे पढ़ूंगा, फिर आके यहाँ क्वेश्चन पूछता हूँ कि सिर्फ प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन बता दो, तुम वो भी नहीं बताते हो। मन करता है मैं वर्सनिंग साइन बताएं, अलार्मिंग साइन बताएं, क्या फायदा इन साइन का जब तुम्हें प्री एक्लेम्सिया की डेफिनेशन में इतना ही बोलना था कि हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया और एडिमा, ये तीन बातें तुम बोल नहीं पाई, तुम इतना ही नहीं कर पाई। फिर वापस हम सब मिलकर जीएनएम कर लें। आप बोलो तो जीएनएम कर ले वापस। नहीं करे? आप तुम लिख लो, हो गई जीएनएम तुम्हारी। ज्ञान पढ़ने से आता है, ना कोई जीएनएम से आता है ना कोई एमएससी से आता है। हो गया। अब एक्लेम्सिया होता है तो क्या क्या साइन आते हैं समझाने की जरूरत नहीं है, अगर नर्वस सिस्टम आपने सीजर पढ़ लिया, वो सेम ही बात है। सीजर आने से पहले इसको बोलते हैं प्री मॉनिटरिंग स्टेज। इसके अंदर एबनॉर्मल सेंस ऑफ स्मेल होता है, जिसको हम कौन सा हेलुसिनेशन बोलते हैं। एक प्री एक्लेम्सिया के अलार्मिंग साइन होते हैं, एक साइन होता है उसको बोलते हैं सुपर अलार्मिंग साइन। सीजर आने से जस्ट पहले ऐसा कुछ होता है जिससे हमें पता चलने लग जाता है कि सीजर आने वाला है। क्या? एयर रोलिंग मूवमेंट ऑफ आई, आंखें ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फिक्स होने लगती है ऐसे। समझ में आ रही बात? उसको क्या बोलते हैं? अचानक ब्रेन में सप्लाई नहीं होगी, ब्रेन से आई में सप्लाई नहीं आएगी, आई डिसेंसिटाइज हो जाएगी, तो फिर रोलिंग मोमेंट इसको सुपर अलार्मिंग साइन बोलते हैं। तो ये प्री मॉनिटरिंग स्टेज में देखने को मिलता है। 4 स्टेज होती है। पहली प्री मॉनिटरिंग, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, अचानक से मसल्स में ट्विचिंग होगा, इसमें ठीक है कर लो भाई, आई बॉल रोलिंग होगी, लगभग 30 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है? एक होता है सच में सीजर, सच में सीजर। एक होता है स्यूडो डिमेंशिया, हिस्टेरिकल फिट्स। पता है आपको हिस्टेरिकल फिट्स क्या होता है? पता है कि नहीं है? नर्वस सिस्टम में पढ़ते हो आप सीजर, और साइकेट्रिक में पढ़ते हो हिस्टेरिकल फिट्स। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जब भी किसी पर्सन को सीजर होगा, वो ये नहीं देखता कि मेरी केयर करने वाला, मुझे अवॉइड करने वाला, मेरे तरफ ध्यान देने वाला मेरे पास है या नहीं है। वो गाड़ी चलाते हुए भी आ सकता है, वो ट्रेन में आप लटके हुए उसी टाइम भी आ सकता है। मतलब सीजर कभी भी कहीं भी आ सकता है। और स्फेरिकल फिट्स होता है वो सेफ प्लेस पे आता है। वो देखता है सीजर यहाँ खड़ा है कि अब गिरूंगा तो सर फूटेगा नहीं, आइडिया लगा लेता है। और गिरने वाला भी बड़ी स्टाइल से, पीछे कोई खड़ा होता है तो गिरता है ताकि उसकी गोदी में गिरता है। समझ रहे हो आप लोग? अरे सच में है। तो हिस्टेरिकल फिट्स का मतलब ये होता है सेफ प्लेस में आता है। दूसरा डिफरेंस है ईईजी नॉर्मल होती है, तो अंदर कुछ है ही नहीं, इट इज नॉट ए पैथोलॉजिकल सीजर, इट इज जस्ट अटेंशन सीकिंग सीजर। तो इसमें ईईजी नॉर्मल होती है और उसमें ईईजी अब नॉर्मल हो सकती है क्योंकि अंदर डिसऑर्डर है ना। इस सीजर का कंफर्मेटेड डायग्नोसिस किससे करते हैं? ईईजी से, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या इलेक्ट्रोड लगाते हैं बहुत सारे 15-18, फिर वहां से उसका ग्राफिकल, जैसे ईईजी करते हैं वैसे ईईजी करते हैं, 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। तो वैसे ही तो इसमें नॉर्मल आती है, हिस्टेरिकल फिट्स होता है उसमें नॉर्मल आती है, लेकिन सीजर होता है उसमें अब नॉर्मल आ सकती है अगर अंदर कुछ पैथोलॉजी है तो। लेकिन हिस्टेरिकल फिट्स की भी एक मतलब क्या बोलते हुए लिमिटेशन है। कोई भी पर्सन अटेंशन पाने के लिए ऐसा अगर करता है, ऐसा करते हैं मोस्टली, तो
4-6 महीने तक तो वो करेगा, जानबूझ के करेगा, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद उसके कंट्रोल में नहीं रहता, फिर उसको बोलते कन्वर्जन रिएक्शन। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का फिजिकल सिम्टम्स में चेंज हो जाना, कन्वर्जन रिएक्शन, सीआर जिसको बोलते हैं, ये तो सीआर है ना, सीआर का मतलब है कन्वर्जन रिएक्शंस। उसके बाद में अवॉइड नहीं रहता, उसमें लाभ बेलाइन डिफरेंस वगैरह पढ़ते हो ना साइकेट्रिक में, उसको फिर कंट्रोल नहीं रहता। तो कोई भी पर्सन अटेंशन सीकिंग के लिए कुछ भी ऐसा करता है तो 6 महीने के बाद में उसकी बॉडी में अनवॉलेंटरी वो चीजें फिक्स हो जाती है। साइकोलॉजिकल उसकी जो थिंकिंग थी, साइकोलॉजिकल उसके जो थॉट थे, उसका प्रोसेस था, वो फिजिकल सिम्टम्स में चेंज हो जाता है, फिर वो नहीं भी चाहेगा। हमारे इधर एक राजस्थान में फिक्स एक कहावत, मतलब उस प्रॉब्लम मोस्टली आपने सुना होगा, सीजर तो कोई जानता नहीं है, या उसको बोलते हैं कि दांत जुड़ गए। क्या बोलते हैं? दांत जुड़ गए, मतलब ऐसे यहाँ पर जो होता है उसके फिक्स हो जाता है। फिर पता नहीं क्या करते हैं, कोई 4-5 मिनट बाद में भीड़ इकट्ठी होती है, और स्पेशली में शादी का मौसम हो, घर में गेस्ट आ रखे हो, या बैंकर काम करना है आज, तो ऐसा क्या बहाना बनाए जिससे काम करना ना पड़े। बीमार होने का सबसे अच्छा तरीका दांत जुड़ गई, एक 2 दिन रेस्ट, एक 4-6 घंटे चुपचाप खुद दांत सोए। और एक और कहावत है हमारे राजस्थान में, जब किसी को सीजर आता है तो जूती सुलगाते हैं, सच है ये। और जूती भी बहुत ज्यादा स्मेल वाली होनी चाहिए, चमड़े की मस्त, हाँ रियलिटी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पूछिए राजस्थान वाले सबसे, सही है ना। जूती सुलगाते हैं, और जूती सुलगाते ही उसको हंसा जाता है, दैट इज पोटेंट एंटी कन्वर्जेंट ड्रग इन द मॉडर्न राजस्थान। रियलिटी है, मजाक कर रहा हूँ क्या मैं आपको, सच है ये। मीनो बार्बिटोन जितना काम नहीं करती उतना जूती काम करती है। जो अनकॉन्शियस पेशेंट जूती, इसका रीजन क्या है कि अगर उसको हिस्टेरिकल फिट्स है तो सांस तो ले रहा है वो, उसके पास में लेके गया, उसकी आंखें बंद है, उसने किया, उसको इतना बुरा लगेगा वो 3 दांतें खोल लेगा। सही है गलत है? ऐसा होता है, मजाक नहीं कर, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा होता है। आपने सुना ये है? सामने देखा आपने? कहाँ देखा? आप कहाँ के रहने वाले हो? टॉक, वहां राजस्थान में आता है ना, ऐसे उससे हो गया उसका सीजन, बिना किसी मीठा जोलाम के सीजन खत्म। जूती बहुत पुरानी होनी चाहिए, मतलब ऐसे होनी चाहिए थोड़ी, उसके अंदर कुछ चला, एकदम नया नया शूज है, कोई नाइकी वाला सुना होगा, उसमें भी नहीं आएगी, अब जो होगा सूख जाए, ऐसा नहीं चलेगा, जूती होनी चाहिए है? पुराना जूता, तेरी जूती है जापानी, और तो नहीं चलेगा, बट राजस्थानी जूती चाहिए, क्या वो सच चाहिए? आप क्या सोचते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ? ये सच है। तो ऐसे मतलब पोटेंट एंटी कन्वर्जन ड्रग इन द वेस्टर्न राजस्थान इज इज वेरी ओल्ड जूती, या द टॉनिक स्टेज। जब पेशेंट को सीजर आ रहा होता है, पहले प्री मॉनिटरिंग स्टेज के सीजर आ रहा है, जब उसमें कंट्रैक्शन होता है तो किसी के पकड़ने से पकड़ में नहीं आता, वो आप बांध दो हाथ और पैर, पुल बना लेगा वो बना देगा पूरा का पूरा अंडर ब्रिज है, ऑफिस टोटोनस पोजीशन बोलते हैं इसको। ये और कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है? फिटनेस में, किसमें? ऑफिस टोटोनस पोजीशन, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, धनुषाकार। ऑफिस टोटोनस का मतलब क्या होता है? रेनबो लाइक हो जाता है एकदम ऐसे, तो ये हो गया टॉनिक स्टेज, होल बॉडी गोज इनटू टॉनिक स्पा इन द ट्रंक, ऑफिस टोटोनस, लिम्स आर फ्लेक्स एंड हैंड क्लेंच्ड, रेस्पिरेशन सीज एंड द टंग प्रोड्यूस बिटवीन द टीथ, टंग बाहर आई है और कंट्रैक्शन हो रहा है, इसके जस्ट अगली स्टेज में क्या हो जाएगी? टंग बाइट। और कभी भी हिस्टेरिकल फिट्स में टंग बाइट नहीं होती, क्योंकि दर्द बहुत होता है, तो वो पहले टंग को अच्छे से करके अंदर ऐसे करेगा, और सच में जो सीजर आएगा ना, जीभ बाहर है और सीजर आ जाएगा, और टंग कट जाती है बेचारी साइड से, समझ आई बात? तो हिस्टेरिकल फिट्स में कभी टंग बाइट नहीं होती, तो टंग बाइट उसी में होती है जो कि पैथोलॉजिकल सीजर होता है, समझ में आई बात? तो भाई राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है कि नहीं है? बहुत ज्यादा, सच में है। आप क्या समझते हो? हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं है, भयंकर बारिश वारिश नहीं होती है जिंदगी में, एकदम जो होता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए 50-60 साल की उम्र के बाद में जो इंसान चाहता है कि ऐसी जगह पर ज्यादा कुछ उठा पटक नहीं हो, है यंग जिंदगी में, और उत्तराखंड में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब कभी भूकंप आ रहा है, यंग जिंदगी में आता है भूकंप उसकी लाइफ में, कभी भयंकर बारिश हो रही है, कभी लैंडस्लाइडिंग हो रही है हिल रही है जमीन, कभी पत्थर आ रहे हैं, कभी पत्थर टूट रहे हैं उधर, कभी दिल टूट रहा है, कभी भयंकर पानी, कभी बिल्कुल सूखा ही सूखा। उत्तराखंड और यंग पर्सन में सेम सिमिलरिटी है, राजस्थान जरा इसको बोलते हैं, ठीक है टाइम पास चला दो, लिख लिया? नहीं लिखा? आगे बढ़ सकते हैं? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, टंग बाइट बाहर आ रखी थी, प्रोड्यूस हो रखी थी, और कॉन्ट्रैक्शन हुए, रिलैक्सेशन हुआ, और टंग क्या हो गई? बाइट हो गई, वाह भाई बहुत बढ़िया। रेस्पिरेशन भी चेंज हो जाता है,
एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है, इसमें फिर सक्शन करना पड़ता है जो सीजर खत्म होने वाला फटाक से, वरना जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो किसमें चला जाएगा, या फिर साइड लाइन पोजीशन कर दो फटाक से। सीजर में कौन सी पोजीशन करते हैं, मरीज उछलता है जोर से, तो ऐसा नहीं हो कि सर फूट जाए उसका, बेचारे का ध्यान रखना बहुत अच्छे से। किसी को सीजर आ जाए तो छोड़ के डॉक्टर के पास नहीं भागना है, किसी और को बोलना है, अरे बुलाओ आपको वहीं रहना है। सीजर आने पे अरे सीजर आ गया छोड़ के भाग गया, वो सीजर से तुम्हारा नहीं गिर के मर गया। समझ आई बात? ऐसा नहीं लगती है, नए स्टाफ ऐसा ही करते हैं, सीजर आ गया सर 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 कुछ कर रहे थे, चाय पी रहे थे हुड़ुक हुड़ुक, सर क्या हुआ सीजर आ गया, तब तो वापस आके देखा उसकी हेड नहीं हो गई। समझ आई बात? तो पेशेंट के पास में खड़ा रहना आपकी पहली प्रायोरिटी है, ये जरूरी है। सीजर के चक्कर में तुम क्या चिल्लाने नहीं चले जाना है। हमारे एक नए नए स्टाफ आए अभी, आप जैसे ही है, सब आप जैसे ही होते हैं, हम भी नहीं थे। एक पेशेंट था ट्रैकेस्टोमी पे, इवनिंग ड्यूटी चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। पेशेंट की एक साइड से थोड़ी ट्रैकेस्टोमी की स्ट्रिप लूज हो गई और पेशेंट ऐसे हिल रहा था, कॉन्शियस ही था, विनिंग मोड पे था, धीरे-धीरे काफी टाइम से वेंटिलेटर था, महीना 2 महीना, तो ऐसे हिल रहा था, कॉन्शियस बच्चा था 7-8 साल। तो आधी सी ट्यूब बाहर निकली, स्टाफ दौड़ी जोर से, सर 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 ट्यूब निकल रही है। तो बेवकूफ तू पकड़ लेती निकल रही, वापस आई तो ट्यूब तो बाहर पड़ी, वापस आई तो ट्यूब कहाँ है, आई नहीं पास में। बच्चे ने हाथ से खींच के ले, आधी तो निकली हुई थी, तो ऐसे करके आधी निकली हुई है, तुरंत ऐसे कर बंद फटाक से दो हाथ रख यहाँ फेंक के किसी और को बुला ले, ऐसे खड़ी होकर जोर से चलाना, डॉक्टर। तो ऐसे हाँ, कोई पेशेंट अरेस्ट हो जाए तो क्या करना होता है, नॉर्मल आवाज से 10 गुना ज्यादा आवाज में एक ही वॉइस लगानी होती है। समझ में आई बात? आप बैक साइड खड़े हो, अगर नॉर्मली आपकी आवाज चल रही थी, जोर जोर से बोल रहे थे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बैक साइड खड़े होना है और एक ही आवाज बोलनी है और बहुत जोर से बोलनी है, तुरंत दौड़ के आ जाएंगे पीछे ने, हमें हाँ साउंड जोर से, आगे नहीं डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, और 1 मिनट इधर आने से कोई नहीं आता, 1 मिनट इधर आने से कोई नहीं आता, तो जैसे नीचे देख के जोर से एक आवाज, और ऐसे नहीं बोलना इधर आओ डॉक्टर, अब जो भी है वो कोई भी आ जाएगा, नर्सिंग ऑफिसर आ जाएंगे 5-7 उसी टाइम। अब इतना ही करना होता है, अरेस्ट का पहले ही चिल्लाओ, कोट लेके ब्लू कोट तुरंत है ना, क्लेस कार्ड लेके आ जाओ, आता वाकला नहीं है, एक सीधा है, डॉक्टर तो आएगा ऐसे पेन खड़ा, नर्सिंग ऑफिसर क्लेस कार्ड, एक इंट्यूबेशन ट्रॉली, एक ड्रेसिंग ट्रॉली, फटाफट 5,000 इकट्ठे हो गए, 1 मिनट में सब कुछ आ जाएंगे, सीपीआर स्टार्ट, बोर्ड लगाओ बोर्ड, फटाफट स्टार्ट कर लेंगे, डॉक्टर 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 कुछ नहीं होने वाला इससे, सही बता रहा हूँ, आप भी काम करोगे कहीं ऐसा, तो काम करोगे तो आपको अपने याद रखना चिल्लाना कब है, बट ऐसे नहीं भेड़िया तो झूठे चलाओ, भेड़िया आई नहीं तुम चिल्लाओ, भेड़िया आई नहीं तुम चिल्लाओ, और एक दिन सच में अरेस्ट आ गया तुम चिल्लाओ, तो ऐसे नहीं चलाना है ना, चिल्लाना उसी दिन जब तुम चिल्लाने की जरूरत है, समझ रहे ना? पकड़ने वाला सोच रहे हैं यहाँ कहाँ डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। देखो ये चीजें जरूरी है, पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। हो गया क्रॉनिक फेज, अब आता है पोस्ट एक्टरल फेज, जिसमें मरीज के सीजर होगा, थोड़ी देर रहेगा अनकॉन्शियस, अपने आप रिकवर होने लगेगा, फॉलोइंग द फेज, थोड़ी देर रहेगा अनकॉन्शियस कोमा में, फिर नेक्स्ट कन्वर्जन भी आ सकता है, अगर किसी को वापस कन्वर्जन आ जाए तो उसको बोलते हैं स्टेटस एक्लेम्सिया, नहीं आए तो रिकवरी में हो जाएगा, एक बार सीजर पूरा होने के बाद वापस आ जाए तो उसको बोलते हैं स्टेटस एक्लेम्सिया, और नहीं आए तो ठीक है हम ट्रीटमेंट करिए। जम्मू कश्मीर में नए नए स्टाफ लगे, अभी काफी स्टाफ ने ज्वाइन कर लिया, वो कभी कभी ऐसे कुछ पूछते हैं, कुछ फोन करते हैं, सर अभी हमने आपने इंजेक्शन ही नहीं पकड़ा, कभी पैसे उठा लिए 7-8 लाख रुपए, तो मैंने कहा ऐसे क्यों, स्टार्ट ही नहीं हुई ना, आईपीडी स्टार्ट ही नहीं हुआ, मैंने कहा कितने लकी लोग हो तुमने, कितने लकी लोग, कुछ किया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुआ, आईपीडी हुई नहीं, ओपीडी में बैठे हैं, कैसे हम जाते हैं वार्ड बॉय को बोलते हैं चेयर इधर लगा दो, टेबल उधर लगा दो, यहाँ बेड लगाएंगे, यहाँ ये करेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे, ऐसा करके वापस आ जाते हैं तो वापस आ जाते, कुछ है ही नहीं, चेयर के ऊपर वो मिट्टी नहीं, वो होता प्लास्टिक होता, उसकी वजह से हमारे बैठ बैठ के पसीना हो गया पूरा, तो वो उसमें प्लास्टिक भी नहीं हटाया चेयरों वाला, इतना हमारा काम नहीं है। मैंने कहा थोड़ा एक बार आ जाओ इधर, पता चले तुम्हें, इस पास में आएंगे ऐसा ऐसा देखना, तो नए नए एम्स में मौज है, जो नए नए एम्स को ज्वाइन कर लेगा ना वो मौज ही करेगा। तो जम्मू कश्मीर, जो जम्मू में जो अभी एम्स बना है वो हिमाचल और जम्मू के जस्ट बीच में, तो हिमाचल के भी कुछ लोग होते हैं वो बिलासपुर से ज्यादा जम्मू को प्रायोरिटी देते हैं, वो साइड वाला बेल्ट है उसके जम्मू उसके पास में पड़ता है, ऐसा वो बताते हैं, तो अब नए वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो अब इसमें आ गए सेंस। आगे बढ़े है, क्या होता है सर, जल्दी खत्म करो भाई, ओबीजी खत्म तो करनी है बहुत जल्दी, 10-15 दिन में कर देंगे, 10 क्लास में कर देंगे, 5 क्लास गायनी की, 7-8 इसकी, गायनी की अलग चलेगी 5 और 7 इसकी, बस 12-13 क्लास में कर देंगे, फिर हम सीएचएन स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़े, प्रोग्नोसिस, अरे सुन लो अब,
क्या किसी फीमेल को एक्लेम्सिया है? प्रोग्नोसिस का मतलब समझते हो क्या होता है प्रोग्नोसिस? मैम प्रोग्नोसिस क्या होता था? मुझे भी नहीं पता था सच में, पहले पहले है प्रोग्नोसिस का मतलब ट्रीटमेंट ना। मुझे ये पता चल रहा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको पता है लेकिन आप उस वर्ड को बोल नहीं पा रहे, यही बात है। आराम से बोलो, सोच के बोलो। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो बट बोल नहीं पा रहे हो, फिर भी कोशिश करो। नहीं वो तो गलत हो गया, आप वो गलत हो गया, किससे पूछो? मैम आप बताओगे व्हाट इज प्रोग्नोसिस? रिकवरी को हम्म, हाँ कितने आउटकम को क्या बोलते हैं? प्रोग्नोसिस। वेरी गुड। आउटकम केस पेशेंट का क्या आउटकम है? जब कोई पेशेंट हमारे आईसीयू में एडमिट होता है तो जो डॉक्टर होता है टीम लीडर होता है, आईसीयू में एसआर टीम लीडर होता है, कंसल्टेंट राउंड के लिए आता है तो 2-3 एसआर में से सबसे सीनियर एसआर होता है, उसकी ड्यूटी होती है बेसिकली। और ये हमारे नर्सिंग ऑफिसर में भी किसी की भी एक की ड्यूटी हो सकती है, उसको इतना पावर नहीं होता है कि वो सब कुछ अटेंडेंट को एक्सप्लेन करे, तो एक्सप्लेन करने का पावर स्पेशली एसआर को होता है। और कंसल्टेंट राउंड पे आता है वो भी काउंसलिंग करते हैं, बट कंसल्टेंट वेरी शॉर्ट करते हैं और ऐसा तो पूरे दिन रहता है 24 आवर, तो उसको एक पावर दे रखा होता है कि आप जो पेशेंट एडमिट है उसके रिलेटिव को इस ट्रीटमेंट डिजीज के आउटकम के बारे में बताना। जो आउटकम होता है उसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं कि इस पेशेंट के बचने के चांसेस कितने हैं, रिकवरी के चांसेस कितने हैं। इससे क्या होता है? ग्रीफ मेंटेन हो जाता है पेशेंट में, ग्रीफ डेवलप हो जाता है। व्हाट इज ग्रीफ? भाई एग्जांपल के लिए ये पेन है, एक दिन इतनी सी टूटी, एक दिन इतनी सी टूटी, एक दिन इतनी सी, धीरे धीरे ये पेन टूट रही है, तो हम सभी इसके लिए मेंटली प्रिपेयर है कि एक दिन इसको जाना है क्योंकि बस जा रही है, भाई लॉस हो रही है धीरे धीरे। और पेन एकदम बहुत अच्छे से चल रही थी, एक दिन क्लास लेने पता चला वो तो है ही नहीं, चली गई। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? है हाँ या ना? मतलब वो तो ब्लिंक का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी, हमारे लाइफ से किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी का भी चले जाने की वजह से हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म डेवलप होता है उसको ब्लिंक बोलते हैं। तो प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करने से क्या होता है? पता चल जाता है अटेंडेंट को कि एक्चुअली हालत क्या है मेरे पेशेंट की, कि कोई मैं कैंसर का पेशेंट है। अब सारे घर वालों को तो नहीं समझा सकते, तो किसी एक को बता देते देखो इसको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, कीमोथेरेपी की वजह से और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया, ना प्लेटलेट बढ़ रहे हैं, ना डब्ल्यूबीसी बढ़ रही, ना आरबीसी बढ़ रही, स्टेज बहुत डेंजरस है, टॉप 4 स्टेज में चला गया, ड्रग काम नहीं कर रही है, इंट्यूबेटेड पेशेंट है, ब्लड लॉस हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अब ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन चांस थोड़े कम है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये बोलेंगे, कल के दिन फिर पूछेगा कि अभी देखो सेम ही है, अभी हालत और खराब हुई। इससे धीरे धीरे पेशेंट के मन में ये क्या हो जाता है, वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। और पेशेंट ब्लड कैंसर के पेशेंट में स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता, पता होगा नहीं आपको शायद, ब्लड कैंसर के पेशेंट में स्टार्टिंग में सिर्फ फीवर आता है, नॉर्मल फीवर आता है, एकदम घर पे खेल रहा है मस्त, अडल्ट हो चाहे बच्चा हो, नॉर्मल फीवर आता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बस इतना बता दूं, आप एक ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसने यहां साफा पहना है कुछ ही टाइम पहले, एकदम किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, पर्सनल लाइफ है खुद खुद की, उसको ब्लड कैंसर डायग्नोस हो गया, एकदम हेल्दी है वो, कुछ नहीं हुआ, फीवर आया, मेरे को उसने बताया, मेरे तो ऐसे हॉस्पिटल के, मैंने ये क्या हो सकता है, हाँ डॉक्टर ने ऐसे बोला है, डायग्नोस करवाया, सच है वो, एकदम ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, बस इतना कह रहा हूँ। कोई भी पर्सन, खूब सारे लोगों ने, आप शायद जानते भी नहीं भी जानते हो छोड़ो, मतलब एकदम हेल्दी है भाई, सेलेक्ट हुई तभी तो साफा पहना ना, वो बंदा सेलेक्ट हुआ है तभी तो साफा पहना ना, उसको डायग्नोस हो गया, एकदम हेल्दी है, फीवर आया, अब उसकी हालत क्या होगी पता नहीं, अभी तक तो एकदम बढ़िया है, हो सकता है टाइम पे डायग्नोस हो जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन बहुत महंगा होता है बोन मैरो, 30-30 लाख रुपए लगता है, और कोई उसको दिक्कत नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम, तो लाइफ का कोई, लाइफ प्योर अनसर्टेन है। अपन चाह रहे हैं जैसे हमारे हिसाब से होगा, ये जरूरी नहीं है उसके हिसाब से होगा, हम चाह रहे हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब उसने भी सोचा, खूब पढ़ाई की, दिन दिन रात एक करके, अपनी मस्त प्रायोरिटी वाला इंस्टीट्यूट मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जो ही एकदम हेल्दी, सोचो आप एक पर्सन, एक मैं हूँ एकदम हेल्दी हूँ, और घर वालों के साथ बढ़िया एकदम आज जा रहे हैं तैयार होके कि आज ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं, सब गए डॉक्टर को सीबीसी कराओ, सीबीसी कराई, उसमें थोड़ा सा डाउट लगा तो यार इसका पीपीएफ कमेंट कराओ, उसमें और डाउट आया कि हीमेटोलॉजी का कंसल्ट लो, शाम तक पता चला कि आपको तो ये है, वो कहता मैं तो ज्वाइन करने आया हूँ। आप सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, लाइफ कितनी मतलब। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, वो अपने बच्चे को लेके आता है हॉस्पिटल, अनएजुकेटेड पर्सन है या कम पढ़ा लिखा पर्सन है या सोशियो इकोनॉमिक पुअर पर्सन है, बच्चे को लेके आता है, तो वो क्या सोचेगा, फीवर आया है। और अगर बाई चांस अपने को तो पता है ना, और काम करने वालों को पता है कि इसको एएलएल है, छोटा बच्चा है, एएलएल मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन, मान लिया उसको डायग्नोस हो गया, तो पहले दिन ये बोलेंगे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप घर वालों को बताओगे नहीं और एकदम सीधा बता दोगे कि बच्चा अगर एक्सपायर हो गया तो क्या घर वाले एक्सेप्ट करेंगे? क्या हंगामा नहीं होगा? क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? तो इसीलिए डॉक्टर की ड्यूटी होती है प्रोग्नोसिस को एक्सप्लेन करना। तो सारी प्रोग्नोसिस का मतलब आउटकम जो चल रहा है उसके बारे में पर्टिकुलर सबको चाहिए, मत बताओ, एक रेस्पॉन्सिबल पता करो, हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो डॉक्टर पता कर लेता है कि इसका 24 ओवर केयर टेकर कौन है, सबसे रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट लाइनर केयर टेकर कौन है। एक तो आते जाते रहते हैं, वो अंदर आके बैठ जाते हैं, उसको पता ही नहीं है क्या है पेशेंट को, सर कब तक ठीक होगा, अरे भाई तुझे पता भी है इसको दिक्कत क्या है क्या नहीं है, थोड़ी देर बाद में दूसरा आता है, सर ये कब तक ठीक हो जाएगा, जो 24 आवर्स सब पता है, तो उसको बताना जरूरी होता है, इसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? तो लाइफ अपन जैसा सोचते हैं वैसी नहीं है, लाइफ का रियल मीनिंग है जितना भी चल रहा है एनी टाइम, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ आपको, हमेशा एक ही कह रहा हूँ, कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए। चाहे ऐसे बीएससी नर्सिंग किया है ना, ये नहीं सोचना चाहिए उसका सिलेक्शन हो गया मैंने बीएससी किया हुआ क्यों नहीं, ये सोचना चाहिए कुछ लोगों ने तो किया ही नहीं है, कम से कम कुछ लोग तो और भी घूमने किया तो है। तो अगर हम लोग ऊपर वाले का एहसान मानेंगे तो हो सकता है हम सिलेक्ट करवा दे बहुत जल्दी, कंप्लेन वगैरह नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ मिलकर भी चला जाता है, कंप्लेन वगैरह नहीं करनी लाइफ से कभी, जो है उसमें खुश रहने की कोशिश करनी है। दुनिया अपने सुख से दुखी नहीं है, अब दूसरों के सुख से दुखी है, अपने दुख से भी दुखी नहीं है, अपने दुख से थोड़ा बहुत दुखी होगी, लेकिन दूसरों की हैप्पीनेस देख के, इसके पास तो कार है, मेरे पास तो बाइक है, इसके पास तो ये गाड़ी है, मेरे पास तो सिर्फ यही है, कोई नहीं एक दिन आपके पास भी आ सकती है। अपने आप को, अपने को बड़ा, क्यों दूसरे को छोटा दिखाना, अपने खुद को बड़ा करो ना, जरूरी थोड़ी है किसी को नीचे दिखाओ।
भाई किसी के 100 घर है, उसमें एक जना कोई लाइट लेके आ गया, 100 घर में लाइट नहीं थी एग्जांपल, तो 99 घर वाले क्या करेंगे, इसका लट्टू फोड़ दो। इजी है ये, जो काम सही नहीं होता है वो हमेशा इजी होता है, मैं बता रहा हूँ। 99 क्या चाहेंगे, इसका लट्टू फोड़ दो, ये हमारे जैसा हो जाएगा। और उनमें से एक आधा कोई होगा, ये लाया तो लाया, अपन भी कैसा करें, दिक्कत तो आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि 100 में से एक ही लेके आया, इसका मतलब उसने मेहनत की है। तो हमेशा जो काम गलत होता है वो थोड़ा इजी होता है, या जो काम कम पॉपुलर होता है या उसका आउटकम अच्छा नहीं होता वो इजी होता है। तो 100 घर में से जो लेके आया, तो इजी तो ये है कि आपको फोड़ दो लट्टू, वो भी अंधेरे में बैठा रहे, सब एक जैसे हो गए, अब जलन खत्म, या आप भी मेहनत करो उसके जैसे हो जाओ, है कि नहीं है। तो भाई नॉर्थ सेट भी ऐसा ही है, किसी एक को लग गई तो उसकी टांग खींचने से अच्छा है खुद भी पढ़ना शुरू कर, दिक्कत तो आएगी, लेकिन आपके घर में ज्योति 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 का होना बहुत, मतलब लाइट का होना बहुत जरूरी है। और ये उसको बोल दो, फिर आपके घर में भी अंधेरा और उसके घर में तो अंधेरा हो गया, आपको क्या फायदा हुआ, बताओ, उसका तो नुकसान हुआ, आपको क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ ना। तो प्रोग्नोसिस बेसिकली ग्रीफ के मेंटेनेंस के लिए होता है, जिसको अपन लोग डाबरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक पर्सन था जिसका नाम था एलिजाबेथ कुबलर रोस, क्या नाम था, उसकी एक बुक है जिसका नाम है डेथ एंड डाइंग, क्या नाम है, डेथ एंड डाइंग, 1969 में बुक आई थी। एलिजाबेथ कुबलर रोस ने बताया कि किसी भी पर्सन से कोई भी चीज चली जाती है या जाने से पहले भी वो अपनी लाइफ के स्पेस से गुजरता है, जैसे किसी का कोई लोइंग ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट भी जा रहा है, या किसी को कोई डिसऑर्डर भी हो जाए। एग्जांपल के लिए एक पेशेंट है जिसने ब्लड सैंपलिंग करवाया या किसी ने कोलोनोस्कोपी करवाई, और डॉक्टर अगर सीधा ही उसको बोल दे कि तेरे को कोलन कैंसर है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या ब्लड कैंसर ब्लड का सैंपलिंग करवाया उसको बोल दे तेरे को एचआईवी है, कोई भी पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी एक्सेप्ट पहले, तो सबसे पहले पेशेंट क्या करता है, मना, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, उन्हें को तो कुछ भी हो सकता है, बट ये कभी एक्सेप्ट नहीं करता, 100% नो। दूसरा, तुम बेवकूफ हो गए हो डॉक्टर, तुम्हें पता ही नहीं है, मेरे को तो कुछ हो ही नहीं और मेरे को बोल रहे तेरे को एचआईवी है, कैसे हो सकता है, गुस्सा करेंगे। दूसरे का मतलब क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद बार्गेनिंग, प्लीज और चांस करवा लो, थोड़ा गुस्सा शांत होगा, सर वेस्टर्न ब्लॉट करवा लो, CD4 करवा लो, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं, कॉलोनोस्कोपी भी मेरा कोई डाउट हिस्ट्री नहीं है, तो इसका मतलब बार्गेनिंग, क्या बोलेंगे, बार्गेनिंग का मतलब वो क्या करेंगे, और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन में डिस्कशन करेंगे, समझ में आ रही, उसमें भी पॉजिटिव आ गया, फिर क्या हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या कहेगा, एक्सेप्टेंस। हर एक की लाइफ में यही चलता है, सबसे पहले मना करना, फिर गुस्सा करना, फिर बार्गेनिंग करना, फिर डिप्रेस होना, फिर एक्सेप्ट करना। किसी भी चीज के बारे में आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई की है, जो रिजल्ट आया आपका नहीं हुआ, आपने मान के चला था इसमें मेरा 100% होगा, अगर बाई चांस नहीं हुआ, ये हो ही नहीं सकता, वापिस देखो, ये इसमें मेरा रोल नंबर नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता, दूसरे में आप गुस्सा करोगे, ये ऐसे कैसे हो गया, गलत मार्किंग, इनको पता ही नहीं है कैसे जाते, मेरे क्वेश्चन गलत मार्किंग हुई, 100% कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे साथ ही हुआ है, मेरा टाइम खराब है अभी। फिर अपने साथ वाले से पूछेंगे तेरे कितने सही है, तेरे कितने सही है, फिर आंसर की मेरा ये कैसे गलत हुआ, बार्गेनिंग का मतलब होता है पॉसिबिलिटी चेक करना। फिर 2 दिन खाना नहीं खाएगा, हेड डाउन, शोल्डर डाउन, एपैथी, एनेडोनिया, किसी भी चीज में मन नहीं लगना, एवोल्यूशन, एलोजिया, ये डिप्रेशन के साइन है 7-8 है, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ स्पीच, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ प्लीजरेबल मूवमेंट है, सोशल आइसोलेशन, सोशल विड्रॉल, डिल्यूजन, निहिलिज्म, ये सारे साइन आएंगे उसको। फिर लास्ट में कोई ना, अगली बार वी कैन डू इट, कुछ दिन बाद, ठीक। तो इसके बारे में यही है कि प्रोग्नोसिस की भी यही कहानी है, अगर कोई ट्रीटमेंट सही से नहीं ले रही है तो मतलब प्रोग्नोसिस पुअर किस किसका है, ओमनेस फीचर का मतलब पुअर किस किसका है, हॉस्पिटल घर पे ही है, भर्ती नहीं कर रहे उसको, तो उसका कैसा प्रोग्नोसिस रहेगा, पुअर। बहुत ज्यादा एक्लेम्सिया हो रहा है, दूसरा मोर देन 10, फिर आगे सीजन आ रहा है उसके बीच में अनकॉन्शियस हो रही है, तो मदर को भी तो लॉस हो सकता है, बेबी का भी लॉस हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, पल्स रेट बहुत चेंज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत चला जाता है 200, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, प्रोटीन यूरिया 5 ग्राम को क्रॉस कर जाता है, ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा, पुअर रहेगा, इसमें डेथ का भी रिस्क रहता है। तो पुअर प्रोग्नोसिस किस में रहता है, इस इतनी कंडीशन में पुअर प्रोग्नोसिस रहता है। एक प्रोग्नोसिस समझाने के लिए कितनी बात करनी पड़ी मुझे, नहीं भी करता तो चल जाता ना। बट डाबड़ा याद रखना, क्या याद रखना, डाबड़ा, क्या हुआ है, बता दो, बता दो क्या हुआ, डाउट है, डाउट डाउट क्या, बोलो बोलो, समझा नहीं, मैं वापस बोलना, अंदर की सब लेटर खिल गए। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ, तो ये कौन सी स्टेज है, हाँ, तो क्लोनिक स्टेज के बाद में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फेज खत्म हो गया, तो ब्रोंकोस्पाज्म खत्म हो गया क्लोनिक के बाद में, तो क्लोनिक फेज के एंड में जब ब्रोंकोस्पाज्म खत्म हो गया तो हमारी सांस लेना शुरू कर देता है, तो अभी इसके बाद में तो पोस्ट टिक्टोरियल फेज स्टार्ट हो जाएगी ना, तो इसमें सीजन नहीं आ रहे अब, तो नहीं आएंगे तो ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होगा, लैरिंगोस्पाज्म नहीं होगा। इस फेज के एंड में साइनोसिस खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए क्रोनिक में, इसमें खत्म हो गए, तो इसके एंड में क्या हो जाएगा, बटन बाइट हो गई, उसके बाद में जो ये फेज एंड होगी उसमें एंड हो जाएगा, क्योंकि अब कौन सा फेज स्टार्ट होने वाला है, पोस्ट टिक्टोरियल फेज स्टार्ट होने वाला है। बाल की खाल मत निकाला करो, इतना बैंड बजाते हैं, ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं, मैं खुद डाउट में आ जाता हूँ, मुझे तो पहले से पता है तुम पूछोगे, हमारे बेचारे बाकी वाले सर को तुम परेशान करते होंगे, इसका मतलब परेशान तो नहीं करते ना, है
आगे एमजीएस और वापस नहीं पढ़ूंगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मुझे एक्लेम्सिया में पढ़ानी, सीवियर प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया दोनों की ड्रग ऑफ चॉइस है, तो यहाँ पढ़ा देता तो भी ठीक रहता, बट कंटिन्यू क्लास आई तो आपको दिक्कत नहीं है, कल का पढ़ाया हुआ आज काम आ जाएगा। आज क्या अभी तो टेस्ट अभी आपका संडे को टेस्ट है ना इस बार आपके? नहीं नहीं मेरे को टाइम नहीं था, सॉरी, नहीं मिला मेरे, कंटिन्यू मॉर्निंग ड्यूटी उसके बाद क्लास, अब कल मेरा छुट्टी है, या तो आज शाम को पुष्पा है। अरे एक दिन बनेगा मैच, मैच थोड़ी बनेगा, मैं 2 घंटे पेपर बनाऊं, पेपर बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, रोजाना का 1 घंटा चाहिए होता है, एक टाइम बनाएंगे फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा 1 घंटे में फटाफट ले लिए, वरना माइंड हमेशा जितना आप धीरे सीखते हो उतना अच्छा सीखते हो, ये बोलते हैं नहीं बोलते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस। अब एक बच्चा है उसको आप घी खिला दो 15 किलो, तो 1 महीने का बच्चा 12 महीने जितना होगा क्या, तो ये क्या है, चाहे आप कम खिलाओ, डेवलपमेंट हमेशा स्लो प्रोसेस है, कंटिन्यू, तो पेपर भी धीरे बनेगा तो सही बनेगा, एकदम बनाएंगे तो फिर ऐसे नहीं बनता। वैसे 50 क्वेश्चन तो बने हुए रहते हैं एनी टाइम, पर बाकी 50 वाले लेने में सोचना पड़ता है कैसे फायदा हो, इसलिए एकदम नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं है इतना। आगे बढ़े, हो गया मैनेजमेंट, अब क्या पढ़ ले, एयरवे, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, बीपी में हेमोडायनामिक स्टेबलाइजेशंस, ऑक्सीजन, इन्वेस्टिगेशंस, कन्वर्जन को रोकना, फ्लूइड जितना दो यूरिन आउटपुट प्लस 1000 ml, ये लिखो फटाक से, ये तो हो गया नॉर्मल जो मैनेजमेंट है, स्पेसिफिक में एमजीएस हो रहा है, फटाफट करो प्लीज, लिख भाई जल्दी लिख, क्या अभी 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 रुकना है, इतना आगे जाएंगे फिर हम और आगे जाएंगे, ये पूछ रहे हो तो रुक जाओ बाबू, तो रुक जाओ ना, इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, हाँ तो अब मिल गया, हाँ वो भी इसमें लिखा हुआ है, देते हैं क्योंकि वापस 48 आवर तक तो सीजन आ सकता है, इसलिए 48 आवर तक चलाते हैं हम जैसे। हम्म हम्म हम्म। वो सिर्फ आर्टिफिशियल प्रोसेस है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा चांस ज्यादा रहता है, रिस्क रहता है, सबसे लास्ट में लिखा था मैंने, मुझे याद, उसमें रिस्क ज्यादा रहता है, सिंड्रोम का मतलब वही होता है वेट गेन ओबेसिटी, किसी को स्टेरॉइड हार्मोनल डिसऑर्डर है इस वजह से। हाँ जी, ये क्या है, ये पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, एप्सोम साल्ट पता नहीं मुझे, केमिकल नेम हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा पता। हाँ हम्म, हाँ ये क्वेश्चन उन्होंने कल पूछा था, मैंने आंसर दिया, अभी तो आप समझे नहीं, सुनो, जब सीवियर प्री एक्लेम्सिया है, अब समझना, जब सीवियर प्री एक्लेम्सिया है तो बीपी ज्यादा है कम है, बीपी ज्यादा है, और हम उसकी ड्रग तो क्या दे रहे हैं एमजीएसओ4, और हमने ये बताया कि रीनल ब्लड फ्लो बढ़ाती है क्योंकि वेजो डायलेशन करेगी, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा एक बार, लेकिन एमजीएसओ4 बीपी कम करती है, ये भी तो सही है, वेजो डायलेशन का मतलब अगर किसी पर्सन में बीपी भयंकर थी, कम होते 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 इतना फ्लूइड कम हो गया कि यूरिन आउटपुट अगर 30 ml पर आवर से कम हो गया है, तो अब एमजीएसओ4 को बंद कर देना है, वरना और ज्यादा कम हो जाएगी, तो इसमें बोला बंद कर देनी है कब, जब 30 ml पर आवर से कम हो जाए, तो ये खुद कम करती नहीं है, अगर कम है तो आपको नेक्स्ट डोज देनी नहीं है, समझ आ गई बात, अच्छे से आ गई ना, बस इसमें गलत आंसर दे रखा, मैं इसका आंसर बता दूं, ठीक है, आगे बढ़े, कुछ पूछ रहे थे आप, हो गया, आगे बढ़े, क्या स्पेसिफिक मैनेजमेंट, ये आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये कल पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक में क्या आएगा ड्रग ऑफ चॉइस, एमजीएसओ4, एक मिनट, एमजीएसओ4 ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ये क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, इसका मतलब ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ये एंड प्लेट सेंसिटिविटी को कम करती है, एक्साइटिव न्यूरोट्रांसमीटर को कम करती है, इसका मतलब एसिटिलकोलिन को सप्रेस करेगी, ठीक है, सेरेब्रल वेजो डायलेशन करेगी, यूटेराइन आर्टरी को डायलेट करेगी, प्लेटलेट एक्टिवेशन को इनहिबिट करेगी, इसका मतलब ये नियोनेट में थोड़ा बहुत को ज्यादा फर्क नहीं करती, तो नियोनेट के बारे में, इसके बारे में हमको पढ़ना ही है, तो लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि इसमें क्या ध्यान रखना है, पहले इतना लिखो, इतना, वैसे नहीं भी लिखोगे तो ये मामला चल सकता है आपका, क्योंकि सब कल पढ़ चुके हैं, कुल मिला के वेजो डायलेशन करती है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है, और इतना बीपी कम कर देती है कि अगर बाई चांस बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाए और यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम हो जाए, तो फिर नेक्स्ट डोज देनी नहीं है, क्योंकि तो और ज्यादा कम हो जाएगा, इसलिए बोला था वो तो टॉक्सिसिटी का कट ऑफ था ना, कि इतने से कम हो जाए तो नहीं देनी है। अब तो इसका लाइन तो समझाना नहीं है, नेक्स्ट, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर है, न्यूरो प्रोटेक्टर है, इसको भी नहीं समझाना, नेक्स्ट, मोटर एंड प्लेट सेंसिटिविटी को कम करती है, मतलब एक्साइटिव न्यूरोट्रांसमीटर को कम कर देती है, एक्साइटिव होता है एसिटिलकोलिन, इनहिबिटरी कौन सा होता है, गाबा, गाबा को क्या बोलते हैं, ये शायद इनहिबिटरी होता है ना, मेरे हिसाब से शायद मुझे याद आ रहा है इनहिबिटरी, सेरेब्रल मतलब ये वेजो डायलेशन करती है पूरी बॉडी में, ये तो पता है बीपी कम करती है, इसका मतलब वेजो डायलेशन हो गया ना, वो लास्ट वाला लाइन छोड़ो,
आज एक्लेम्सिया पूरा हो जाएगा, पीपीएच स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे बचे हुए हैं, पॉलीहाइड्रोनियंस है, ऑलिगोहाइड्रोनियंस है ना, वो बचे हुए हैं, और फिर पीपीएच, फिर उसके बाद भी खूब सारे पड़े हैं अभी तो, ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी पड़ी है, आईयूडी है, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रग्स है, हाँ एपिसियोटोमी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वो आ गया ना, ऑपरेटिव डिलीवरी हो गई, फॉरसेप, वैक्यूम, एपिसियोटोमी और सिजेरियन, चारों हैं। अभी लगेगा काफी, ड्रग्स में लग जाएंगे 2-3 क्लास, तो 4-5 ड्रग उसमें। आगे बढ़े, हो गया, आगे बढ़ो क्या, इतना टाइम नहीं होता सेम को लिखने के लिए। एमजीएस सपोर्ट क्या है, वही जो कल लिखा है वही है, मैंने इसमें छोड़ दिया, खाली मिटा दिया सब। एमजीएस सपोर्ट क्या करती है, अब सुनो, एमजीएस सपोर्ट के दो रेजिमेंट है, एक तो था रिचार्ड ने दिया था, देखो दोनों अलग अलग है, सुनना पहले मैं आपको समझाता हूँ, ये समझाने से पहले अलग अलग चीज होती है, जैसे भी एग्जांपल के लिए एक होता है लोडिंग डोज, कौन सा डोज, और एक होता है मेंटेनेंस डोज। जब पेशेंट को सीजर आता है या एंटीबायोटिक की भी बात करें, जब हम किसी पर्सन को कोई ड्रग स्टार्ट करते हैं एक बार ज्यादा दे देते हैं, फिर कम कम चलाते हैं, तो स्टार्ट मरीज को लोड करना उसको बोलते हैं लोडिंग डोज, और फिर उसके बाद में जो कंटिन्यू इन्फ्यूजन चलता है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस डोज। तो दोनों में भी अपने अपने हिसाब से, एक रिचार्ड ने अपने हिसाब से बताया, जुस्पान ने अपने हिसाब से बताया, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो उसका नाम लिखा हुआ होगा, जुस्पान के अकॉर्डिंग बताओ या रिचार्ड के अकॉर्डिंग बताओ एमजीएस सपोर्ट कितना देना चाहिए एक्लेम्सिया में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आज तक कभी नहीं आया था, 9/7 में आया, हालांकि हमने तो पढ़ाई रखा है पहले से, बट 7 में नाम से आया था, रिचार्ड का था या जुस्पान का मुझे नहीं पता, बट आया था, किसका आया था, नाम से पूछा था, इसके अकॉर्डिंग एमजीएस सपोर्ट कितना कितना देंगे, ऐसे करके क्वेश्चन आया था, तो हम पढ़ लेते हैं। तो रिचार्ड के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, लोडिंग डोज देंगे 4 ग्राम आईवी 3 से 5 मिनट में, सुनना, फिर ये दोनों लोडिंग में आता है, ये दोनों लोडिंग में आता है, क्योंकि इसमें आईएम भी देते साथ में, तो प्रीचार्ज ने आईएम को ज्यादा प्रायोरिटी दी, दोनों चीजें देनी है, तो प्रीचार्ज के अकॉर्डिंग लोडिंग दे देंगे 3 से 5 मिनट में, फिर दोनों मटक्स पे 5 ग्राम इस मटक्स पे और 5 ग्राम इस मटक्स पे, ये दे दिया तुरंत, हाँ तो उसी टाइम, जिस समय ये दिया उसी टाइम आईएम दे दिया, तो ये कौन सी डोज हो गई। फिर उसके बाद मेंटेनेंस डोज 5 ग्राम आईएम, मतलब सारा फोकस किसका है, आईएम का है, तो प्रीचार्ज ने बोला एक बार 4 ग्राम आईएम दे दो, बाकी सारा काम कैसे करेंगे, आईएम से करेंगे, 5 ग्राम आईएम देंगे 4 आवर्ली अल्टरनेट मटक्स, कभी इस ग्लूटियल पे कभी इस ग्लूटियल पे, अल्टरनेट 4 घंटे से 8 घंटे बाद चेंज हो जाएगा, ये हो गया किसका, प्रीचार्ज। प्रीचार्ज ने क्या बोला, एक बार दे दो आप आईवी, फिर 5 ग्राम इस पे 5 ग्राम इस पे तुरंत ही, फिर हर 4 घंटे से 5 ग्राम इस पे, फिर 5 ऐसे चलाते रहो और देखते रहो कितना क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। एक पर्सन था जुस्मान, उसने बोला हमें आईएम के बारे में नहीं बता रहा, तो क्या बता रहे हो, उसने बोला 15 से 20 मिनट में, कितने मिनट में, इसका मतलब आपको इन्फ्यूजन से देना पड़ेगा ना, 15 से 20 मिनट का मतलब तो यही होता है, 4 से 6 ग्राम आईवी देंगे, कितना देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग 1 to 2 ग्राम पर आवर, 1-2 ml का एम्पूल लेंगे, उसको शायद 20-30-50 ml जितने में भी हो डाइल्यूट करेंगे, वो एक एम्पूल 1 घंटे में देना है, लेकिन देना कंटिन्यू है, तो 2 ml को 1 घंटे में कैसे दोगे, या तो डाइल्यूट कर लोगे इसमें, उस हिसाब से रेट तय कर लोगे, तो एक एम्पूल 1 घंटे में देना है और कंटिन्यू चलना चाहिए, ऐसा नहीं पुश करके छोड़ दिया, एक सेकंड में खत्म कर दिया, नहीं, पूरा एक एम्पूल 1 घंटे चलना चाहिए, तो आप उसको डाइल्यूट कर लोगे, 10 ml में डाइल्यूट कर लोगे, 20 में जितना भी फ्लूइड के अकॉर्डिंग जितना उसको फ्लूइड चाहिए, ऐसा नहीं हो कि फ्लूइड ज्यादा चला जाए, वो तो हम डॉक्टर डिसाइड कर लेता है कि मरीज को पहले से फ्लूइड ज्यादा है तो कम फ्लूइड में दे दो, फ्लूइड कम है तो फ्लूइड दे दो, 60 ml में दे दो, 1 ml पर आवर हो जाएगा, मतलब जितने में भी दो 1 to 2 ग्राम पर आवर देना है आईवी। ये किसके अकॉर्डिंग है, स्पान, रिचार्ड के अकॉर्डिंग, फोकस ऑन आईएम, जिसपान ने आईएम के बारे में नहीं बताया, क्या समझ में आई बात, दोनों पसंद का क्लियर हो गया। कभी नहीं आया था, एक बार पूछा है भाई, इस बार नॉट सेट ऐसा ही है, वो 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जो कुछ कुछ बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं उसको सही कर लेते हैं, और जो खिचड़ी बना के पढ़ते हैं उनको प्रीचार्ड और जिसपान की वहां खिचड़ी बन जाती है, ऐसे हम तो है क्या है ऐसे ही। इस बार नॉट सेट 8 में क्वेश्चन आएगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में से, मैं बता रहा हूँ आपको, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में से, स्पाइनल कॉर्ड के एक पार्ट होता है डोर्सल, एक पार्ट होता है वेंट्रल, वो पूछेगा एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम हो गया तो क्या होगा, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम हो गया तो क्या होगा, या पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम हो गया तो क्या होगा, ब्राउन स्पॉट सिंड्रोम हो गया तो क्या होगा, किसमें सेंसरी जाएगा और किसमें मोटर जाएगा, वो पक्का ही पूछेगा इस बार, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है और ये नर्सिंग का क्वेश्चन है, तो नॉट से छोड़ दे ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पढ़ोगे ना तो कंसंट्रेटेड ध्यान रखना, ये तो पढ़ा है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, सुना तो ही बेवकूफों, स्पाइनल कॉर्ड का जब हम स्टडी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड बटरफ्लाई जैसी दिखती है, कैसी दिखती है, ये स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करते हैं ना, इसको इसको मैं आपके सामने रखूं ऐसे, तो ये बटरफ्लाई शेप की है, इसके दो भाग करो, और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एंटीरियर को मोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको मैं एंटीरियर बोल दूं उसको मैं पोस्टीरियर बोल दूं, अगर स्पाइनल कॉर्ड है ये, इसको मैं आपके सामने रखा है ऐसे, तो अंदर वाला पार्ट पोस्टीरियर हो गया, आपके सामने दिख रहा है वो एंटीरियर हो गया, इसके बीच में से वो गुजरती है वो स्पाइनल नर्व, ठीक है ऐसी होती है कोई भी वर्टिब्रा, तो इधर वाला पार्ट डैमेज हो जाए इसको बोलते हैं एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, इधर वाला पार्ट डैमेज है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, बीच वाला हो जाए इसको बोलते हैं सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, कई बार राइट डैमेज हो सकता है, कई बार लेफ्ट डैमेज हो सकता है, तो हर एक में साइन अलग अलग आते हैं, T2 P2 नाम सुना है, टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर, तो किस में सेंसेशन जाएगा किस में सेंसेशन नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें क्रॉस करती है, कुछ चीजें स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉस करती है, सेम साइड नहीं होती, क्रॉस करने को क्या बोलते हैं नर्वस सिस्टम में, क्रॉस करने को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड को तो बोलते हैं कॉन्ट्रालेटरल, अपोजिट साइड को इप्सिलेटर बोलते हैं, हाँ तो इसे क्यों बोला, अपोजिट साइड को कॉन्ट्रा बोलते हैं, सेम साइड को इप्सिलेटरल बोलते हैं,
कभी नर्वस सिस्टम ऐसा कभी नहीं सुनोगे आप। सेम साइड, अपोजिट साइड को कॉन्ट्रालेटरल बोलते हैं, सेम साइड को इप्सिलेटरल बोलते हैं। इप्सिलेटरल वर्ड यूज फॉर सेम साइड, इप्सी, IPSI। इप्सिलेटरल वर्ड किसके लिए यूज होता है? सेम। कॉन्ट्रालेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, CONTRA, कॉन्ट्रा, अपोजिट साइड के लिए यूज होता है। लेकिन जहां पे कोई नर्व फाइबर क्रॉस करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? डेक्यूसेशन। क्या बोलते हैं? डेक्यूसेशन। दैट इज डेक्यूसेशन पॉइंट। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी कुछ ऐसे नर्व फाइबर होते हैं जो क्रॉस करते हैं, सीधे नहीं होते। तो किसी की स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट डैमेज होगा ना, तो अपोजिट साइड के कुछ साइन आते हैं। किसी का टच जाता है, किसी का टेम्परेचर जाता है, किसी का पेन जाता है, किसी का प्रेशर जाता है, किसी का डीप सेंस जाता है, किसी का सुपरफिशियल सेंस जाता है। ये आप वहां पढ़ोगे, सिंपल तरीके से पढ़ लोगे आप आराम से। तो ये याद रखना वहां पर मेरे कहने से, ताकि तुरंत वहां से कैच कर पाओ, एक क्वेश्चन बन जाए आपका। आगे बढ़े। अरे इप्सी का मतलब होता है सेम। इप्सी, एस आ गया तो सेम हो गया ना, एस आ गया, एस, सेम, इप्सी। तुम लापसी मत कर देना, इप्सी है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अपोजिट। आगे बढ़े, बढ़े ना। अब सुनना एक बात, नोट, नोट कुछ नहीं है, आपको पता है। देखो क्या लिखा है, एक पेशेंट है जिसको एमजीआर सपोर्ट चल रहा है, उसको नेक्स्ट डोज कब दी जा सकती है? रिपीट डोज आर गिवन ओनली व्हेनेवर नी ड्रग रिप्लेस इज प्रेजेंट, 2 और मोर देन 2, यूरिन आउटपुट 30 ml पर से ज्यादा होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट 12 से ज्यादा होनी चाहिए, मैग्नीशियम लेवल 7 से कम होना चाहिए, मतलब 4 से 7 के बीच में होना चाहिए, मतलब 7 से कम होना चाहिए। 7 से ज्यादा होगा तो आप नहीं दोगे। और लास्ट सीजन आने के 24 घंटे बाद भी दिया जा सकता है, क्योंकि सीजन खत्म हो गया इसके 24 घंटे बाद तक देते हैं। और बार बार अगर सीजन आता है तो हर 2 ग्राम आईवी बोलस दे सकते हैं इस रेजिमेंट के अलावा। ये रेजिमेंट चल रहा है, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जुस्मान रेजिमेंट चल रहा है, पिचार रेजिमेंट चल रहा है, उसके बाद भी सीजन आ रहा है, तो आप 2 ग्राम एक्स्ट्रा आईवी दे सकते हैं। ये गाइडलाइन है, अपनी नहीं है, उन्हीं की है जिन्होंने बनाई है। तो ये तो आपको पता है ना कि कब दे सकते हैं। तो भाई डीप टेंडन रिफ्लेक्स 2 या 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, प्लस और इज इक्वल टू, प्लस और मोर देन, ऐसे लिखते हैं ना, मैं भूल गया, इसको तो प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसे, ऐसे, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा। प्लस, प्लस 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए देने के लिए। रेस्पिरेशन रेट 12 से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी सॉरी, याद आ गया, ओहो, याद आ गया, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। यूरिन आउटपुट कई बार टंग पे रहता है, बट वो अप्लाई नहीं हो पाता, समझ लो, सच में टंग पे है लेकिन उसको बोलना चाह रहे हैं, अप्लाई हो ही नहीं पाता, क्या करें फिर? भाई देखो, हम भी सीखने वाले बच्चे हैं, तुम चाहे हंस लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे, मैं तो सीखता रहता हूँ भाई, तुम लोगों से सीखता हूँ। ये ऊपर वाली 4 लाइनें समझ आई कि नहीं आई, बाकी सब छोड़ो आप। डीप टेंडन ज्यादा है तो ही देना है, यूरिन आउटपुट ज्यादा है तो ही देना है, रेस्पिरेशन रेट ज्यादा है, नॉर्मल है तो ही देना है, मतलब सारी चीजें नॉर्मल है तो ही देना है, नहीं तो, क्योंकि ये क्या करती है, कम करती है। ये हमने कल पढ़ लिया अच्छे से, पूरा वो बना बना के पढ़ लिया चार्ट। फिर चाहे तुम करो, कुछ भी करो, कर लो है, मुझे क्या, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या हो गया, क्या डाउट है? आप ऐसा कर दो ना, पास पास बैठो, आप बराबर बैठो, बराबर बराबर बैठो, मैं कह रहा हूँ ना, और दोनों के कान आपस में ना स्टेप कर दो, एक का राइट और एक का लेफ्ट, बराबर बैठो दोनों। आप ऐसे घूमते हो गाड़ी चलाते समय, सावधानी से रहे, फिर आप तुम लोग तो पीछे देखते हो, फिर मुझे ऐसा लगता है मतलब अगली सीट पे बैठ के तुम किसी भी प्रकार की बदमाशी नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत बदमाशी करने का मन होता है ना, तुम पीछे बैठा करो थोड़ा थोड़ा, फिर ऐसे बातें कर लिया करो, ऐसे करके छूट है। आप बराबर बैठो, मैं बराबर बैठो, अगली बार पीछे देखा ना तो आगे देख ही नहीं पाओगे, मैं घुमा दूंगा सर। मैं बता रहा हूँ, अब मैं, ये फाइनल वार्निंग है, वार्निंग नहीं होगी, अब एक्शन, अब देखना, अब एक्शन ही होगा आपका। नेक्स्ट, डन, हंस क्यों रहे हो? मेरा काम है ऑब्जर्वेशन, भाई बात नहीं करनी, मेरी बात माननी चाहिए ना, आगे बढ़ो। कई बार क्या होता है, कंटिन्यू सीजन आते रहते हैं और एमजीआर सपोर्ट काम ही नहीं करती, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसमें एमजीआर सपोर्ट दे नहीं सकते, माइसेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, माइसेनिया ग्रेविस में एमजीआर सपोर्ट क्या होती है, ऐसा बोलते हैं, व्हाट इज माइसेनिया ग्रेविस? खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, माइसेनिया ग्रेविस क्या है? अच्छे से बताओ, ऐसे क्या मसल्स वीक, मेरे में मसल्स वीकनेस है कल से, क्या मेरे को माइसेनिया ग्रेविस है? तो तो क्या मतलब, क्या इसमें क्या होता है? पढ़ लिया, पढ़ना है, पढ़ना है, हाँ फिर तो इतना ही पता, पढ़ना है तो इतना ही होगा। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी में कुछ एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं,
कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, और जहां पे न्यूरोट्रांसमीटर अगर मिलते हैं टर्मिनल बटन के एरिया पे, वहां से प्लेट होती है, उस पे दोनों आपस में जब टकराते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल कंपल्स पैदा होता है, इंपल्स की जनरेशन की वजह से, उस कंपल्सन के इंपल्स की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। तो एसिटिलकोलिन होता है ना न्यूरोट्रांसमीटर, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है। किसके अगेंस्ट में? तो हमारी बॉडी से स्केलेटल मसल्स है, जो वॉलंटरी और स्ट्रेट मसल्स है, उसमें वीकनेस आ जाती है। हम कितना जोर लगा ले, हमारी वीकनेस ही रहती है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है वो मसल्स, वॉलंटरी नो डाउट, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है। और ये आंखों के ऊपर जो ये शटर है ना, ये भी मसल्स का बना होता है, तो ये शटर डाउन हो जाता है। कोई पर्सन आंखें खोल के देखना चाहेगा ना तो भी नहीं देख पाएगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ? उसका शटर डाउन रहेगा, उसको बोलते हैं टोसिस। और थोड़ा सा भी काम करोगे जब भयंकर स्केलेटल मसल्स वीकनेस रहता है, तो हम इस पेशेंट को क्या करते हैं, कौन सी ड्रग देते हैं? हम क्या देते हैं इसको, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, इतना बता दो। हम इस पेशेंट को पैरासिम्पैथेटिक ड्रग देते हैं, जो कि कोलिनर्जिक होती है। कौन सी? पैरासिम्पैथेटिक हमेशा कोलिनर्जिक होता है। तो ये हाइड्रोस्टिग्माइन, न्यूरोस्टिग्माइन, टेंसिलॉन, एंट्रोपोनियम, इस ड्रग से अगर इंप्रूव हो गया पेशेंट तो उसको माइस्थेनिया डिजीज है, यही देते हैं इसको। हम कौन सी ड्रग देते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग देते हैं। समझ आ रही बात? तो ये टेस्ट भी होता है, इसको बोलते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। और टेंसिलॉन टेस्ट एंटीडोट होता है एट्रोपिन सल्फेट, वो बेड साइड रखना होता है जब हम एंट्रोपोनियम या टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं, तो क्योंकि ये टेस्ट एंट्रोपिन इसका उल्टा है, क्योंकि एंट्रोपिन इज एंटी कोलिनर्जिक। तो जब आप कोलिनर्जिक ड्रग दोगे तो बेड साइड क्या होना चाहिए? एंटी कोलिनर्जिक। और यूनिवर्सल क्लासिकल एंटी कोलिनर्जिक कौन है? एट्रोपिन। एट्रोपिन सल्फेट वो हमारा बेड साइड रहता है, ये भी थोड़ा याद रखो। तो यहाँ पर भी यही बात है, मैंने वो जैसे बताया कि किसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एमजीएसओ4, तो हमें कुछ और ऑप्शन देखना पड़ेगा। नाम सुना होगा आपने, जब आप बेंजोडाइजेपिन पढ़ते हो, वो माइनर ट्रैंकुलाइजर्स की दो कैटेगरी अलग अलग होती है, एक बेंजोडाइजेपिन ग्रुप, एक नॉन बेंजोडाइजेपिन ग्रुप। उसके अंदर आप फिनोबार्बिटोन वगैरह पढ़ते हो, उसमें एक ड्रग और आती है थियोपेंटल सोडियम। क्या आती है? तो जिसमें एमजीएसओ4 कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उसमें हम थियोपेंटल सोडियम दे सकते हैं। कौन सी ड्रग दे सकते हैं? थियोपेंटल सोडियम दे सकते हैं। फिर जादू, तो मोमो स्वाहा, जादू मतलब कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब बहुत सारी ड्रग इकट्ठी करके, भगवान तुम्हारा भला करे, जा वत्स, एक साथ। कॉकटेल का मतलब क्या होता है? रामबाण, रेमेडी ना। तो तीन चार ड्रग इकट्ठी करके देना, उसको क्या बोलते हैं? कॉकटेल। चलो तीसरे नंबर पे कॉकटेल। तो जल्दी करो, खत्म हो गया। ये देखो, वाओ फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, एक्लेम्सिया फिनिंग्स, फिनिंग्स, एक्लेम्सिया इज फिनिश। बस कॉकटेल में एक ही बात याद रखना, डोज याद मत करना। सिर्फ कॉकटेल में कौन कौन सी तीन ड्रग एक्लेम्सिया को कंट्रोल करने में देते हैं, नाम याद। सिर्फ क्या नाम, नाम बहुत है, नाम ही जरूरी है, इसके बाद हम देख लेंगे। पहले नाम लिख लिया क्या? नाम कौन कौन सा? कॉकटेल रेजिमन, एक पर्सन था मेनन, कैसा नाम है वो? मेनन। ऐसे सुन लो रे, होशियारी मत करो ज्यादा, होशियारी। कौन था? मेनन। कोई मतलब नहीं, मेनन हो चाहे कोई भी हो, वाटरमेलन हो, हमें क्या लेना देना। हमें इतना पता है कि कॉकटेल में एक तो चलेगी क्लोप्रोमेजिन, एक चलेगी पैथिडिन, और एक चलेगी प्रोमेजिन, प्रोमेथाजिन। एक पैथिडिन देंगे, पहले क्या करें? क्लोप्रोमेजिन और पैथिडिन, फिर क्लोप्रोमेजिन और प्रोमेथाजिन, फिर क्लोप्रोमेजिन और प्रोमेथाजिन। मतलब ड्रग तो तीन ही है ना, रिपीटेड ग्रुप चेंज हो रहा है कि तू कभी इसके साथ दौड़ेगा, कभी तुम इसके साथ दौड़ेगा। दौड़ेगा कितने लड़के लड़कियां? तीन। ठीक, क्लोप्रोमेजिन, पैथिडिन, प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन किसका दूसरा नाम है? एनार्गन का। एनार्गन फेमस है ना, एनार्गन फेमस, नाम थोड़ा ज्यादा फेमस है। एनार्गन कंपनी का नाम है, एक्चुअली इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है, जो साल्ट होता है, उसका नाम प्रोमेथाजिन होता है। तो कौन कौन सी तीन ड्रग कॉकटेल में यूज करते हैं? आपका आंसर होगा वही जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्लोरप्रोमेजिन, पैथिडिन, फिर प्रोमेथाजिन के साथ में क्लोरप्रोमेजिन, फिर क्लोरप्रोमेजिन के साथ में प्रोमेथाजिन। बस, इससे भी नहीं हुआ, हे भगवान भला कर, होगा ही होगा। इतने से नहीं हुआ, ऐसा पॉसिबल है नहीं होगा, हो जाएगा सही, पक्का हो जाएगा, सच में हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे पीपीएच। कौन सा एच? पीपीएच। मेरे को डेफिनेशन बता देना, इसका टाइम पीरियड बता देना, मोस्ट कॉमन कॉज बता देना, चार चीजें आप बता देना, बाकी वाले तो कुछ देख लेंगे हम। आपको प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में कोई डाउट? आप जैसे देखो, रिवीजन नहीं करोगे तो आज तो डाउट नहीं है, 10 दिन बाद तो होगा। रिवीजन नहीं करोगे तो होगा, और तुम घर जाके पढ़ोगे नहीं तो फिर डेफिनेशन याद नहीं रही। हमने घंटे लगाए 4.5 और डेढ़ कितने होते हैं? 6 घंटे में 2 डिसऑर्डर पूरे किए। 6 घंटे का मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया पढ़ा है, फिर भी तुम्हें याद नहीं हुआ ना, तो अगली बार मैं 1.5 घंटे में पढ़ूंगा ये। ज्यादा क्यों मेहनत करेंगे, फिर इतना ही करेंगे। तुम्हारे जो छोटे जूनियर आएंगे ना नेक्स्ट बैच में,
उसको फिर इतने ही बताएंगे। डेफिनेशंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, MGSO4, दैट्स इट, खत्म। MGSO4 देते हैं, कितनी देते हैं आगे लिखवा दूंगा, ये हमारा काम नहीं है डॉक्टर। ऐसा कभी नहीं होगा ना, आप घबराना मत, इससे ज्यादा ही होगा नेक्स्ट बैच में कंटेंट, कम नहीं होगा। नींद का क्या इलाज है? मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है, सुबह मैं ना 10 अलार्म से उठता हूँ, 10, सोचो, 6, 10, 6, 15, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर मैं अब देखता हूँ अब नहीं उठा, तो फिर सुबह सुबह ड्यूटी वालों से गालियां सुननी पड़ी। 6, 27 पे जाते जाते फिर फटाफट उठना रात रही, तब 7 बजे निकल पाते हैं, 7, 10, सोचो आप। कोई ऐसा तरीका बताओ जिसमें इंसान को नींद कम आए, कुछ है? मैं सबसे ज्यादा परेशान नींद से हूँ। कोई इलाज है? है? कोई ट्रीटमेंट बता दो मेरे को, कोई ट्रीटमेंट क्या है बता दो। नींद आ रही, सो जाओ। क्या हुआ? अरे बताओ, मैं इसके बाद ही पीपीएच पढ़ूंगा, पहले नींद का ट्रीटमेंट होगा, फिर इसके बाद ही पीपीएच। बोलो, मैं पढ़ा ही नहीं ना। एक मिनट चुप रहो रे, कुछ कह रहे हैं पीछे वाले। है? बेटा आपको तो नींद नहीं आएगी, उसके बाद नींद नहीं आएगी, बेवकूफ हो, उसके बाद भी आ जाएगी, मैं परेशान हूँ। ये पीती है, सूंघती नहीं है बहुत ज्यादा। एक दिन क्या हुआ, शाम को आगे रूम के आगे जगह नहीं थी, तो मैं थोड़ी दूर गाड़ी रख दी, शाम को जगह नहीं होती, थोड़ी दूर रख देते ऐसे ही, सोचा वापस आके सही रख दूंगा, और ऐसे ही पढ़ते मस्त नींद, सोचा वापस थोड़ी देर उठ के गाड़ी सही रखेंगे, पूरी रात गाड़ी रोड पे पड़ी रही, और उसके ऊपर कुत्ते सरदार बन के बैठे। जिस सुबह आके देखा यूं बैठे बब्बर शेर की तरह आराम से लड़ रहे हैं, वो जो लगता है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, रोड के बीचों बीच पड़ी है। सुबह आके देखा, मैंने सुबह जो उठा, याद है गाड़ी कहाँ है, फिर मैंने कहा गाड़ी तो वहां पड़ी। सोचो आप, मतलब तो इससे भी नींद आ गई, तो क्रेटा वेटा से कुछ नहीं होने वाला, नींद सबसे इंपॉर्टेंट। मेरे को मूवी देखते हुए आ जाती है, बेवकूफ तुम क्या बात रहे हो। गाड़ी चलाते हुए एक दिन मैं, मेरा एग्जाम था नॉर्सेट का, तो मैंने सोचा नई नई गाड़ी ली मैंने, गाड़ी ली हुए को 10, 11 दिन, 12 दिन हुए। अब मैंने कहा सेंटर है, मेरा सेंटर आया बीकानेर, तो मेरा मन नहीं था कि एग्जाम देने जाना है बिल्कुल भी, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि इस बहाने से अपन गाड़ी भी सीख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, शाम को 7:30 बजे यहाँ से रवाना किया। अब भयंकर नींद आ रही है, बीकानेर यहाँ से 270 किलोमीटर है, और गाड़ी जस्ट नहीं लिया है, अप्रैल में पेपर था आई थिंक, और मैंने मार्च लास्ट में लिया था, तो अप्रैल या मई में ऐसा कुछ था। अब गाड़ी, और बारिश हो गई रात को शुरू, और इधर सामने से गाड़ी आ रही, लाइट ऐसे करे चक चक चक, और 10 बजे मेरे को आ रही नींद। बीकानेर पड़ा 150-200 किलोमीटर दूर, यहाँ नागौर तक पहुंचा मैं। अब मैंने कहा क्या करूं, अकेला हूँ, कोई एक मुक्का मार के गाड़ी भी ले जा सकता है, एकदम नहीं आते तो 300 किलोमीटर चली है, कोई एक ले जा सकता है, और एकदम अकेला, ट्रैप भी लगे। अब मैं जाऊंगा, रास्ता भी पता नहीं चलेगा, और एक नई नई रोड बनी, आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, भारतमाला, पता है, और जहाँ बीच में भारतमाला आ जाए तो आप रास्ता भूल जाओ, पता ही नहीं चलता किधर जाना है, क्यों भारतमाला में उल्टा चला गया, जोधपुर के रास्ते रवाना हो गया 20-30 किलोमीटर। फिर किसी ने बोला कहाँ जाना है, मैंने कभी तो कहाँ उल्टा वापस जोधपुर जा रही है, फिर घूम घुमा के वैसे निकला। ऐसी नींद आई, मस्त ऐसी नींद आई। मैं जाके कहीं रुका, होटल वाला बोला भाई देख रूम खाली है नहीं, ये एक है, पैसे लगेंगे तुम्हारे बहुत ज्यादा। मैंने कहा जितने भी है मेरे को सोना है, मेरे को फटाफट नींद आ रही भयंकर, ऐसा सोचा, सुबह 8 बजे पेपर था, 10 अलार्म गाड़ी में नींद आती है, 10 अलार्म लगाने के बाद में सुबह पेपर से 10 मिनट पहले बाई चांस आंख खुली, मैं आया क्यों था, वो भी आंख क्यों खुली, यहाँ आया क्यों था। हाँ, फिर कहीं पेपर देने गया, फिर पेपर देके सुबह तो जब वापस आ रहा था ना, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, आंखें बंद हो रही है, बीच बीच में हर आधा घंटे से कॉफी पी। और उस दिन मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया कि मैं बीकानेर जाके आया हूँ, क्योंकि सुबह अशोक सर ने बोला था मुझे सेंटर जाना है सुबह सुबह, और वो बच्चों का क्या लेना, वो क्या बोलते हैं माइक वाला, और सुबह 9 से 10:30, 10 बजे पेपर खत्म होगा, कितने बजे पेपर खत्म होगा सुबह, 8:30 से 10 था शायद पेपर, 10 बजे तो 10:15 बजे आपको सेंटर पे आना है। मैंने कहा सर अभी, और शाम को हम स्विमिंग पूल में, और सब साथ में थे उस दिन, पेपर था उसके लिए सभी तैयार रहे थे, शाम को 7 बजे तक, फिर 7 बजे मैंने बोला सर अभी तक उनको पता नहीं है, 7 बजे मैंने बोला सर अब मैं घर जाके सो जाऊँ, आज क्लास हो गई बहुत ज्यादा, थक गया, सर खाना खा के जाना, मैं नहीं खाना घर पे खाऊंगा, मैं बाहर कहीं कैसे भी खा लूंगा, अब मेरे को सोना है, और बस मैंने आगे के जाना है। वहां से भीगे कपड़े, वहां स्विमिंग पूल से बाहर निकले, कपड़े भीगे हुए हुई, गाड़ी में बैठा, नया नया भूत, शाम को गया, सुबह आया, आंखें सूजी हुई, कैसा रहा आपका पेपर। ऐसा मेरे को वो चीज सोचता हूँ अभी भी डर लगता है कि मैंने ऐसा कदम उठाया, कोई भी गाड़ी ले सकता था मेरे से, क्यों मेरे को चलानी नहीं आती, मैं किसी को रास्ता पूछता, बीकानेर किधर है, इधर आप नीचे आना, मैं बताऊं किधर है, उधर है, मैं उधर देखता तब तक। ऐसा हो सकता था उस दिन मेरे साथ, मैं वापस आया तब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ मैंने क्या किया, सच में हो सकता था। केपीएस का मोस्ट कॉमन कॉज एटॉनिक यूट्रस, 80% फीमेल में एटॉनिक यूट्रस, और ऐसी कोई भी फीमेल जो ग्रैंड मल्टीपेरा होती है, कौन सी, उसमें चांसेस
ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, ग्रैंड मल्टीपैरा होती है उसमें चांसेस सबसे, मतलब जिसने ज्यादा वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा, बी या डी या सी? यार एपीएस तो होगा ही नहीं बेवकूफ, हटा दो। तो सी और डी तो हट गया। प्राइमरी पीपीएस का मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर होता है, और 24 घंटे से बाद लेके 7 दिन के अंदर होता है, उसको कौन सा बोलते हैं? और जो प्राइमरी होता है वो दो टाइप का होता है, क्वेश्चन वहां आएगा। जो पहले 24 घंटे में होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है थर्ड स्टेज और एक होता है ट्रू। एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच और एक होता है ट्रू। थर्ड स्टेज पीपीएच क्या होता है मैम? बताओ। नहीं पता मैम, आप थर्ड लाइन, हाँ हाँ, नहीं पता। आप हाँ, हाँ आप क्या होता? सही, मतलब आवाज नहीं आई मुझे। मतलब थर्ड स्टेज की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताओ, टाइम पीरियड बताओ, कोई रेंज बताओ मुझे, कैसे पता नहीं चलता? वो सभी प्लेसेंट रिमूवल लिया, पहले 24 में होता है वो प्राइमरी होता है। प्राइमरी दो टाइप का, एक थर्ड स्टेज और एक ट्रू पीपीएच। थर्ड स्टेज पीपीएच किसको बोलते हैं? हाँ मैम आप। हम्म, हाँ आप सर, आप हाँ। हम्म, है, कितने से ज्यादा, कितने से? सर आप। हम्म, आप सर, सर आप खड़े हो जाओ। आप सर, आप खड़े तो हो जाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। थर्ड स्टेज का आइडिया तो लगाओ कुछ भाई। प्राइमरी पीपीएच दो टाइप का होता है, एक होता है ट्रू पीपीएच, एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच। कुछ आइडिया तो लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो आंसर आइडिया तो लगा लो। मैम आप बताओ देखे, व्हाट इज थर्ड स्टेज पीपीएच? वेरी गुड। प्राइमरी पीपीएच दो टाइप का होता है, एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच, जो बेबी तो एक्सपेल आउट हो चुका है लेकिन अभी प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच। और एक होता है ट्रू पीपीएच, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने के बाद बट बिफोर 24 और आफ्टर लेबर। समझ में आई बात? तो मैं जो बोल रहा था तुम क्यों नहीं आंसर दे पा रहे? थर्ड स्टेज में जो पीपीएच होता है वो थर्ड स्टेज पीपीएच, यही तो आंसर देना था। तुम क्वेश्चन ही नहीं सुनते हो कि थर्ड स्टेज मतलब क्या होता है पीपीएच। जो थर्ड स्टेज में हो जाएगा, थर्ड स्टेज की डेफिनेशन आपको पता है, थर्ड स्टेज किसको बोलते हैं? थर्ड स्टेज की डेफिनेशन क्या है? बोलो बोलो। हम्म, हाँ हाँ, नहीं बात ऐसे बोलो ना, बेबी की डिलीवरी से प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बीच का टाइम। तो इस दौरान ब्लीडिंग तो होगी ना, कि बेबी एक्सपेल आउट हुआ है तो वेजिनल कैनाल से ब्लीडिंग होगी, क्योंकि यूटेराइन में कुछ ना कुछ एक्सपेल आउट हुआ है, कुछ प्रोडक्ट तो बाहर निकला है ना, तो ब्लीडिंग तो होगी। उसको हम ट्रू पीपीएच नहीं बोलते, उसको हम थर्ड स्टेज पीपीएच बोलते हैं, समझे? तो जैसे मैंने कल परसों टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, इमीडिएट एबॉर्स परप्यूरियम, अर्ली परप्यूरियम, तुमने गलत कर लिया मैक्सिमम लोगों ने, पहले इमीडिएट होता है फिर अर्ली होता है, इसमें भी यही है। प्राइमरी दो टाइप का, पहले थर्ड स्टेज आएगा फिर ट्रू पीपीएच आएगा, तो मैक्सिमम कौन सा होता है? ट्रू पीपीएच। ज्यादा ब्लीडिंग कब होती है? प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होने के बाद, क्योंकि डेसिडुआ बैसिलस फ्री कब होगा? जब प्लेसेंटा हटेगा। अभी जो ब्लीडिंग हो रही है यूट्रस में से हो रही है। एक्चुअल जो ब्लीडिंग कब होती है? जब जहां प्लेसेंटा इंप्लांट हो रखा है वो जगह खाली होगी, एक्चुअली ब्लड सप्लाई तो वहां हो रही है ना। तो ट्रू पीपीएच कौन सा है? प्लेसेंटा के एक्सपेल आउट होने के बाद, इसलिए उसको ट्रू पीपीएच बोलते हैं। तुम लोग कुछ भी कॉमन सेंस नहीं लगाते, बस सुनना नहीं है, कुछ नहीं सुनना है, बाहर में जाए जनता अपना काम बनता, बस कोई मतलब नहीं तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ थर्ड स्टेज पीपीएच क्या होता है, जो थर्ड स्टेज में होता है वो थर्ड स्टेज, और थर्ड स्टेज की डेफिनेशन बोल जाओ बस। ट्रू पीपीएच एक्सप्रेशन के बाद 24 आवर से पहले, और 24 आवर के बाद है वो सेकेंडरी पीपीएच। तो प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज पूछ ले तो वही जो अभी पहले क्वेश्चन में था, क्या है? एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस किसमें ज्यादा होता है? ग्रैंड मल्टीपेरा में। जिसने वाइब्रेटरी पीरियड को ज्यादा कॉज किया, यूट्रस की टॉनिसिटी कम हो गई। अगर किसी मदर को ज्यादा पीपीएच है तो उसकी वजह से उसकी डेथ होने के चांसेस ज्यादा है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, मैटरनल डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पीपीएच। हेमरेज की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है, ना तो प्रेगनेंसी की वजह से होती है ना कोई और डिसऑर्डर की वजह से होती है। जितनी फीमेल की डेथ होती है सबसे ज्यादा डेथ पीपीएच की वजह से होती है, हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसलिए लेबर की थर्ड स्टेज को वेरी क्रूशियल स्टेज बोलते हैं। पूरी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो गई लेकिन मदर की डेथ हो जाती है थर्ड स्टेज पीपीएच में, या ट्रू पीपीएच में डेथ हो जाती है, क्योंकि यूट्रस की टॉनिसिटी नहीं रहती, या घर पे डिलीवरी करवाते हो, घर पे डिलीवरी बेबी तो एक्सपेल आउट करवा दिया, अगर पीपीएच हो गया तो कितना जोर लगा लो, नहीं डॉक्टर से नहीं रुकता, एक डॉक्टर से नहीं रुकता। जब भी पीपीएच हो जाए तो चिल्लाना पड़ता है, जैसे मैं अभी सुबह बोला था आपको, तुरंत आपके गांव में जो भी आपके हॉस्पिटल में, आप अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर हो और आपके हॉस्पिटल में किसी पर्सन को पीपीएच हुआ है तो आप एक मिनट में कितने लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल कर सकते हो, करना पड़ता है। आप, आपके पास में हेल्थ केयर वर्कर नहीं है तो मरीज को नहीं बचा सकते, क्योंकि देखते ही देखते पेशेंट खाली हो जाता है, नहीं बचा सकते। आप अपनी आंखों से देखोगे पेशेंट जाते हुए, अपनी आंखों से देखोगे हार्ट रेट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, बीपी कम हो रही है कम हो रही है कम हो रही है, ऐसा टाइम आएगा बीपी अनरिकॉर्डेबल, पल्स वॉल्यूम जीरो, पल्स अनरिकॉर्डेबल, पेशेंट कोलैप्स, हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया, परफ्यूजन नहीं, उसके बाद में अनकंपनसेटेड शॉक, और अनकंपनसेटेड शॉक के बाद में वापस रिवाइव नहीं होता। तो पीपीएच इज इमरजेंसी। इसीलिए बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि सेफ बेबी सेफ मदर भी तो है,
बेबी तो सेफ क्या पता हो जाए, डिलीवरी दाई करवा देगी, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाना सबको आता है, दाई को भी पता है ऑक्सीटोसिन लगाना, लेकिन दाई को ये नहीं पता यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो जाता है ऑक्सीटोसिन से, वापस कंट्रोल कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करवाना गांव में बोलते हैं, गर्म वाला इंजेक्शन दो, गर्म का मतलब क्या होता है? बैंकर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाओ, बैंकर कॉन्ट्रैक्शन होगा फीटस स्ट्रेस हो जाएगा, फीटस की डेथ हो जाएगी, ये नहीं जानते हो, उसको इतना ही पता है, चाहे सीपीएल हो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो, दाई ये बोलेगी मैं तो डिलीवरी करवा के रहूंगी, अरे सीपीडी है नहीं मैं करवा दूंगी। और गांव में तो यहाँ तक होता है, मैंने आपको एक दिन बताया था शायद, गांव के अंदर दाई हुआ या एएनएम हुआ या फिर कम पढ़े लिखे कोई भी हेल्थ केयर वर्कर हुए, अगर मदर बियरिंग डाउन एफर्ट नहीं लगा पा रही है तो आस पास में जो सबसे भारी वजन वाला है उसको फंडस पे बिठाते हैं। सच है ये, या तो यूट्रस फटेगा या बेबी रैप्चर होगा या कुछ भी होगा, बेबी की डेथ होगी या मदर रैप्चर होगी, ऐसा होता है। उसको एक ही चीज पता है कि बाहर आना ही पड़ेगा, अरे बाई चांस एब्नॉर्मलिटी भी तो हो सकती है, सीपीडी भी हो सकता है, सिजेरियन भी तो चीज होती है नहीं, या ऑक्सीटोसिन ज्यादा देंगे तो उससे यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट हो जाएगा और बेबी की डेथ हो जाएगी अंदर ही अंदर। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आजकल वैजिनल डिलीवरी क्यों प्रेफर नहीं करते? क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन में बेबी के एस्पिरेट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बेबी लंबे समय तक फीचर स्टेज में रहता है, क्योंकि उसके बटक्स की डिलीवरी हो भी गई तो डिलीवरी में टाइम लग रहा है, तब तक वो एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर लेगा, सोलो कर लेगा या एस्पिरेट कर लेगा, उसको ज्यादा स्ट्रेस रहता है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। हेड की डिलीवरी इजी होती है, बटक्स की डिलीवरी बहुत मुश्किल से होती है पहले। तो ये सारी चीजें हैं, तो पीपीएच इमरजेंसी है। टीपी अपने को सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं पढ़ना है, आप कभी हॉस्पिटल में काम करोगे, देखो हमारी पढ़ाई का मेन मकसद ये है कि किसी की जान बचनी चाहिए। भाई आप सीपीआर की थ्योरी पढ़ ली आपने बहुत अच्छे से, तो मैं सीपीआर का रियल सीपीआर करना नहीं सीखा अगर, हाँ तो कुछ बंदे होते हैं जो इसमें फिजिकली नहीं कर पाते, तो सीपीआर जब करते हैं ना तो उसके रोल डिफाइन होते हैं कि एक जना इंजेक्शन साइट पे खड़ा रहेगा, उसका काम है इंजेक्शन में आपको बोलेगा एक जना भर रहा है, थर्सरी केयर यूनिट की बात बता रहा हूँ, दूसरा इंजेक्शन देगा साथ में फ्लश रखेगा, जो ही बोलेगा एड्री तो वो जोर से बोलेगा गिवन दे दिया, चुपचाप नहीं रहते, चिल्ला के बोलना पड़ता है ताकि जिसने ऑर्डर दिया वो रुक के आराम से ऑर्डर नहीं देगा, वो चलते में बोलेगा। तो डॉक्टर की ड्यूटी है चिल्ला के बोलना, सीपीआर के टाइम चिल्ला के काम होता है, चिल्ला के बोलना एड्री 1+9 1 ml, फिर देते ही बोलना है गिवन, और सिर्फ गिवन नहीं बोलना, एड्रेनालिन गिवन ऐसे नहीं बोलना, फर्स्ट डोज गिवन, फिर सीपीआर चल रहा है 5 मिनट, फिर डॉक्टर बोलेगा सेकंड डोज एड्रेनालिन, तब स्टाफ बोलेगा सेकंड डोज गिवन, फिर बोलेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट 10+10, फिर वो कैल्शियम ग्लूकोनेट देके बोलेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट गिवन, फिर सोडा बाइकार्ब गिवन, फिर कोई बोलेगा, अपना अपना रोल डिफाइन होता है, तो पीपीएच में भी रोल डिफाइन है, एक जना उस मरीज को केयर करेगा, दूसरा दो साइड में कैनुला लगाएगा, एक जना फोलिस लगाएगा, एक फ्लूइड अरेंज करेगा, दूसरा ब्लड अरेंज करेगा, तीसरा कुछ और एम्बोलाइजेशन करना पड़ सकता है। ब्लीडिंग नहीं रुकती पीपीएच में तो बहुत स्टेप उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले आप मिथारजिन दोगे, नहीं कंट्रोल, ऑक्सीटोसिन दिया नहीं हुआ, मिथारजिन दिया नहीं हुआ, यूट्रस की पैकिंग करी नहीं हुआ, आपने संगस्टन ब्लैक मोर ट्यूब सुनी है, वो लगानी पड़ती है, उसको इन्फ्लेट करना है नहीं हुआ, फिर यूट्रस को चारों तरफ पैक कर देते हैं, इसको बोलते हैं बैलून बनाते हैं, बकरी बैलून, उससे भी नहीं हुआ, फिर यूट्राइन आर्टरी को तुरंत काट देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, ओरिजिन आर्टरी को लाइगेट कर ब्लड सप्लाई रोक दो, नहीं हुआ, फिर एक लिंच प्रोसीजर आता है, उसको पीस को यूट्रस को दबा दो, उससे भी नहीं हुआ, फिर यूट्रस को निकाल दो, लेकिन मदर को बचा लो। ऐसा कभी नहीं होता पीपीएस नहीं होता सीधा यूट्रस निकाल दो, नहीं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो आप कभी भी हॉस्पिटल में काम करो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा काम सिलेक्ट होना है, नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इमरजेंसी में आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। भाई आपने बहुत अच्छे से सीजर पढ़ लिया, अब आपको सीजर में पेशेंट को बचाना नहीं आया, तो हमारी पढ़ाई क्या काम की? भाई आप कहीं पर भी कोई ऐसा काम कर रहे हो, अगर आप मना कि इंट्यूबेशन करना आपका काम नहीं है, सीधा एग्जांपल बताया आपको, लेकिन मेरे साथ जो चीज हो रखी है मैं बताऊं, आप कई बार आपका एक कदम आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट या एप्रिसिएशन दिला सकता है। जैसे एक पेशेंट है, आप में दिल्ली एम्स में था जब की बात बता रहा हूँ, पेशेंट को एमआरआई ले जा रहे थे, पेशेंट इंट्यूबेटेड था, जब पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो पेशेंट एक्टिवेट होता है और उसका सेडेशन कम हो जाता है, सेडेशन बंद हुआ होगा, कुछ भी हुआ, पेशेंट उठ गया, इंट्यूबेटेड था, उठ गया, पेशेंट ईटी ट्यूब डाली हुई थी, 17-18 साल का लड़का था, एमआरआई पे था, बीच रास्ते में अचानक से चल रहे थे, चलते थे, एक ना तो वो बेन सर्किट पे ले जा रहे हैं, एक मॉनिटर लगाया हुआ है, किट हम साथ में रखते हैं, मोस्टली किट तैयार करके ले जाना चाहिए हमेशा, इमरजेंसी किट, ईटी ट्यूब होता है, एड्रेनालिन होता है, एक दो सेडेशन होते हैं, बाकी ट्यूब और फिक्सेटर इंजेक्शन प्लस एनएस वगैरह होता है। अब क्या हुआ, चलते चलते पेशेंट अचानक से जैसे किया और ईटी बाहर खींच ली, अब हमारे साथ में जेआर थे, जेआर कौन साथ चलता है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाला जो पीजी कर रहा होता है, जेआर वही चलता है, सीनियर थोड़ी चलेगा, जो मोस्ट सीनियर वो नहीं चलता, अपने जूनियर को भेजता है, भाई सबको पता है कि ऐसे थोड़ी निकलेगा ईटी, मैक्सिमम क्या करते हैं ज्यादा सजेशन दे देते हैं, तो हो सकता है सजेशन था तो भी पेशेंट उठ गया, लंबे समय से किसी के फेंटा चल रहा है तो काम नहीं करता, उसको क्या हो जाता है, उसको टॉलरेंस हो जाता है, ड्रग टॉलरेंस का मतलब डिमांड बढ़ जाती है, नहीं निकल गया। अब उस दौरान या तो बनना हीरो या बनना जीरो, अब उस दौरान आप कुछ भी काम करते हो, ये हमारा लॉ है जिसको बोलते हैं स्मार्ट टी लॉ, पढ़ा होगा आप लोगों ने, इमरजेंसी आपको किसी भी ड्रग लिखने का अधिकार नहीं है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में आपने कुछ भी कर दिया तो आपको कोर्ट भी नहीं बोल सकता कि आपने इस पेशेंट को मार दिया। जैसे आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, किसी पेशेंट को अरेस्ट हो गया, कोई आपको पता, किसी को पता चला, आप जब आजकल टिकट लेते हैं तो लिखते हैं आपकी प्रोफेशन है, तो इमरजेंसी होगी उस कोच में आपको बुला सकते हैं, अगर आप कहां काम करते जानते हो तो उस दौरान आपने एड्रेनालिन भी दिया, किसी की जान चली गई तो आपको एक्शन नहीं होगा क्योंकि आपने बचाने के लिए किया था उसे, सीपीआर के टाइम आपने एड्री दिया, कोई बच गया तो कितना अच्छा होगा। तो उस दौरान हम इंट्यूबेट करने का वैसे रूल नहीं होता, हम नहीं कर सकते, लेकिन उस दौरान याद एक ही चीज थी, या तो पेशेंट को तुरंत इस रास्ते में अब फटाफट पेशेंट को ट्यूब निकाल दिया, क्या करें, अब या तो बैग मास लेके फटाफट वापस इंट्यूबेट करो, तो बैग मास से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, रुक तो बीच में रुक तो नहीं सकते, तो यंग अडल्ट लड़का है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है बाई चांस, या आप ये तो मान लो हमें काम आती नहीं है, हमारा काम थोड़ी इंट्यूबेट करना, ऐसे करके बैठ जाओ, और या कभी सीखा हुआ होगा, आपने इंटरेस्ट ले रखा होगा, उस दौरान अगर आपने इंट्यूबेट कर दिया पेशेंट को और उस दौरान ये हुआ कि जेआर सेकंड सेमेस्टर का इंट्यूबेट नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट हो गए और उसने जोर से ऐसे किया, बच्चे दांत बाहर आ गया, पता है होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में काम किया होगा, आम होता है, बाहर आ जाता है, वो फाल्स टेक्निक की वजह से उसको लैरिंगोस्कोप को ऐसे करना पड़ता है, कुछ लैरिंगोस्कोप में डाल के ऐसे करते हैं, दांत बाहर आ जाता है, होता है, टूट जाता है, फिर मैंने अपना काम कर रखा बहुत अच्छे से, मैंने उसको किया साइड में और इंट्यूबेट ट्यूब डाल दिया, ट्यूब डाला, वापस हुआ, बात हुई कि भाई ऐसे कैसे हुआ, ट्यूब निकली कैसे, ट्यूब निकली कैसे, उनको सबको ये था कि ट्यूब निकल गई, हमारे जेआर ट्यूब डाल दी, स्टाफ के ऊपर करेंगे एक्शन लेंगे, ट्यूब निकली, तुम ध्यान नहीं रखा या सजेशन का ध्यान नहीं रखा, फिर पूरी मीटिंग बैठी, उसके तब तक किसी पता नहीं चला, वहां कंसल्टेंट राउंड पे चल रहा था, तब ये बात चली और पता चला कि जेआर से ट्यूब डाली नहीं थी, तो ट्यूब डाली किसने, मैं कौन सा सर, मैं कौन सा सर कि ट्यूब डाली किसने, स्टाफ ने डाली ट्यूब, तो वो जो एक पनिशमेंट का जो भाव था वो एक अलग ही लेवल में बदल गया फिर वहां कि नर्सिंग स्टाफ भी ट्यूब डाल सकते हैं, और वो भी
इमरजेंसी कंडीशन जब आपके पास में रिसोर्सेज का लिमिटेशन हो उसके बाद में भी डाल सकते हैं। तो आप कितने भी थ्योरी पढ़ लिया, ट्यूब कितनी इंसर्ट करनी है, क्या करनी है, अगर आपको कभी इमरजेंसी में मौका मिला उसमें आपको कोई कहने वाला नहीं डली, कोई नहीं बोलेगा क्यों नहीं डली, आपने कोशिश कर ली भाई, ध्यान से भी तो नहीं डली। तो पीपीएच हुआ, सीपीआर हुआ, इमरजेंसी हुई, जान बचाने का कहीं पर भी मुद्दा आया, वहां पर आपको आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी की एक भी बच गई तो आपकी तो काम जो जिस प्रोफेशन में उससे आपको फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, कोई ना कोई बेनिफिट देना वो तो जरूर देता ही होगा ना, देता ही होगा। पीपीएच के बारे में आपको जानना चाहिए, सीपीआर के बारे में पता होना चाहिए, इमरजेंसी के बारे में आपको सारी चीज पता होनी चाहिए कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग, कैसे बचा सकते हैं। अब थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में, मैं जितना पढ़ा हूं सफिशिएंट नहीं है, पहली बात तो ये। बैठो सभी, मैं जितना पढ़ा हूं सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इमरजेंसी में पढ़ोगे उतना ही अच्छा है, जितना पढ़ो। सीपीआर कभी खत्म नहीं होता, हर बार नया ज्ञान देखने को मिलता है। जब आप सीपीआर के बारे में पढ़ते हो तो हाई क्वालिटी सीपीआर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ये बोलते हैं ज्यादा सांस देने को अच्छी बात मानते हैं। हाई क्वालिटी सीपीआर की पहली डेफिनेशन यही है, अवॉइड यूज एक्सेसिव वेंटिलेशन। हाई क्वालिटी सीपीआर की डेफिनेशन क्या है, ज्यादा सांस नहीं देना है, अवॉइड क्या, अवॉइड क्या, एक्सेसिव वेंटिलेशन नहीं करना पेशेंट को। 1 2 3, 1 2 3 मिनट में 15 ही ब्रीथ देनी होती है एडल्ट को, हर तीसरे सेकंड चौथे सेकंड में जाते, तीसरे चौथे सेकंड में ब्रीथ देते हैं। हाई क्वालिटी सीपीआर का पहले भी नहीं है कि ऐसे वेंटिलेशन नहीं देता। कुछ लोग क्या करते हैं, पा 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 अंगूर लेके खड़े हो जाते हैं, मरीज का सांस बाहर तो आने दो, अरे जितना वो इनहेल करेगा उतना एक्सहेल करेगा, तभी तो इफेक्टिव होगा रेस्पिरेशन। तुम लोग सांस बाहर ही निकाल रहे हो, CO2 बाहर नहीं आ रही है, इस मरीज को कैसे आराम होगा। मेन हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर की स्टिमुलेटिंग गैस कौन है, ऑक्सीजन नहीं है, CO2 है। तो CO2 बाहर निकलेगी तो आराम आएगा ना, ऑक्सीजन तो ले लेगा पेशेंट, ऐसे दोगे तो मिनट में 15 बार दोगे तो भी बहुत है उसके लिए। तुम मिनट में 60 बार, कोई कोई मिनट में 120 बार, हम वैसे करते हैं दोनों हाथ से पकड़ के, फिर कहते हैं हाथ दर्द कर रहे हैं, तो बेवकूफ आराम से दे दिया, फिर आराम से दे दिया, ऐसे करना होता है। वो ऐसे होने से कौन सा ज्ञान आ जाएगा उसमें, कौन सा कुछ लोग कंसल्टेंट को देखते हैं, नए नए स्टाफ आते हैं ना, जिस पे देखते हैं ना कोई एएनएस को, कंसल्टेंट को, बेवकूफ अपना खुद भेज दे आके, तुम्हें पता नहीं कैसे देना, तो उसने सोचा मैं तो जानबूझ के ऐसे कर रहा था, तो हो गया ना काम। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कई बार उल्टा भारी पड़ जाता है, इंप्रेशन जमाना उल्टा भारी पड़ जाता है। हमारे भी स्टाफ होते हैं, हमारे भी है ना, पीपीएच किसको बोलते हैं, 500 में से ज्यादा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में, वेजाइनल में ध्यान रखना, सिजेरियन में 500 को पीपीएच नहीं बोलते। अब हेडिंग लगाओ पीपीएच। स्टाफ भी बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, मैंने देखा। जैसे एग्जांपल के लिए ये कंसल्टेंट का रूम है या किसी इंचार्ज का रूम है ना, उसके सामने बेड है ना, उसके सामने होंगे ना, जानबूझ के पेशेंट को ऐसे साइड करेंगे, फिर उसको सीपीडी देंगे ऐसे, ऐसे जोर जोर से ऐसे आवाज जाएगी वहां तक, उनको ये फील करवाएंगे कि हम काम कर रहे हैं। और जब उनकी ड्यूटी उधर दूसरी साइड लगेगी ना, ऐसे बैठ रहेंगे, सब इंक्लूडिंग मी, सब ऐसा करते हैं। इंप्रेशन हर कोई जमाना चाहता है ना, आप ऐसे ही करोगे, लेकिन अपने को ये सोचना है कि इंचार्ज देखे या नहीं देखे, वो जरूर देख रहा है। कोई इंजेक्शन मिस हो जाए तो स्टाफ को बोल दो, उसकी गाली सुन लो कि देखो मैंने ये दिया नहीं, मैं भूल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन झूठा नहीं करना है कि ये गिवन काम ज्यादा था, गिवन कोविड में खूब किया भाई, लोगों ने खूब किया, हमने आंखों से देखा, मुझे पता है खूब करते, गिवन गिवन। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, तो सुन लो स्टाफ की 2-4 बात, क्या हो गया, टाइम नहीं मिला बस, कम से कम वो तो देगा, ऐसे नहीं करना। देखो एक तो डेफिनेशन होती है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मापने योग्य, तो मापने योग्य वही है 500 ml से ज्यादा। और ये कैसी होती है, जो कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें वाइटल्स खराब हो जाए, पीपी बहुत कम हो जाए, हार्ट रेट बढ़ जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो क्वालिटेटिव। पीपीएच मापने का टाइम किसका है, कौन मीटर लेके बैठा है कि कितना हुआ, ये तो एक आइडिया है कि 500 ml से ज्यादा, बाकी मापने का टाइम एक्चुअली डेफिनेशन क्वालिटेटिव है। जब पीपीएच होता है ना तो अब यूं नदियां बहती है, तो किसको टाइम है, कौन मापे ऐसे निकले फटाफट, किसी को टाइम नहीं है। उस समय पेशेंट को बचाओगे स्टाफ का है, जो मापने के लिए स्टाफ बैठा है ना, सुई लगाने के लिए स्टाफ नहीं है, कैनुला नहीं लगा उस टाइम, वेन कोलैप्स हो जाती है, कैनुला लगता नहीं है, कई बार वेन कोलैप्स हो जाती है, ब्लड नहीं होता ना अंदर, हमारे अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है ना तो वेन पिचक जाती है, तो उसमें लाइन नहीं लग रही है, कौन मापेगा उसको, भरेगा मग में, लो फटाफट लो, किसको टाइम है भाई। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि किडनी ट्रे भरी हो तो कितना ब्लड है, 500, बेड सीट पूरी गंदी हो जाए तो कितना है, 1000, बेड सीट पूरी गंदी होगी फ्लोर पे चला गया तो कितना हो गया 2। ये क्वेश्चन तीनों याद रखें। आगे बढ़े, बढ़े क्या, रघुवेंद्र जी गाली तो नहीं दे देना, प्लीज बुरा मत मानना, मैंने ऐसे ही पूछा था, कोई बात नहीं कल जवाब दे देना आप, बट गाली मत देना है ना। ऐसे नहीं होगा मैं लखनऊ पे 4 बाग पे खड़ा हूँ और आप उधर आ जाओ, बाई चांस उधर उधर, आप कौन, और किसी और अपने भाई को भेज दे, इसको 2 चांटे मार, फिर खुद दूर खड़ा होकर बनाए वीडियो, फिर अगले दिन जेएनसी को करे टेक, काली सर को किसने जवाब तमाचा, क्या हो सकती है वजह, ऐसा मत करना प्लीज, मेरे तो बस ऐसे ही, प्लीज ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि भाई यूपी इज मोर वीआईपी स्टेट, मतलब बहुत पावरफुल है, यूपी के लोग ऑन स्पॉट हिसाब करते हैं, मैं जानता हूँ, मस्त मस्त लोग हैं, प्लीज बुरा मत मानना है। रविंद्र जी मेरी कसम है, मैं ऐसा नहीं हो कि नहीं सबका बदला लेगा नहीं तुम्हारा ये फैजल, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं हो जाए है, लखनऊ क्या, और कोई देख लेगा, बता के क्या, मैं कहीं पर भी जाऊँ तो कोई भी ऑनलाइन वहां दिख ही जाता है। एक बार ऐसे उदयपुर घूमने गया, वहां मैं वो कोई कोर्ट ऐसे ऊंचा, वहां ऐसे खड़े होकर मैं फोटो लेता, पीछे से आवाज आई, नहीं सर,
ठीक हुआ मैं कोई ऐसे आपत्तिजनक वर्ड में नहीं था, कहीं सिचुएशन में नहीं था, सही जगह अकेला गया था घूमने। कोई ऐसी बात ना, लोग तो फोटो धीरे से खींच लेते। अच्छा हुआ मैं अकेले घूमने गया, बहुत मस्त है। वहाँ सज्जनगढ़ फोर्ट पे बोल रहे अली सर, मैं सोचा यहाँ तो कोई नहीं होगा भाई जानने वाले। वहाँ मैंने वो स्कूटी किराए पे, वहाँ मुझे पता है स्कूटी वाला बहुत ज्यादा चलता है ना, वो गाड़ी में तो घूम नहीं सकते ना ऐसे ऑटो में, तो आप एक रेंट पे ले लो तो फिर ऐसे घूमो। मैं एक्टिवा में से जा रहा था, क्या पास में वो कोई, आप जेएनसी वाले, आप जेएनसी वाले। मैंने कहा भाई मैं कोई जेएनसी वाले, मेरा हमशक्ल है, कौन है जेएनसी। तो ऐसे ऑनलाइन वालों को पहचान लेते हैं, ऑफलाइन का ज्यादा नहीं होता। ऑनलाइन अगर घर पे कोई नर्सिंग कर रहा है वो पहचान लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा छुप के कहीं पर भी नहीं जा सकते। कोई ना, अब नहीं पढ़ा रहे यूट्यूब पे, तो अब कहीं जाएंगे तो कोई नए बच्चे नहीं पहचानेंगे हमें। नहीं, ऑफलाइन से ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक बार भारत भ्रमण तो करना है, 2025 में पक्का जाऊंगा। स्टार्ट करूंगा इधर से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से। हाँ, इधर से स्टार्ट करूंगा, फिर ऐसे होते हुए आगे बढ़े। खूब, मैंने प्राइवेट में काम ऐसे ऐसे किया है जो तुम सोच भी नहीं सकते, सच में। मतलब जो एक नर्सिंग ऑफिसर काम करता है ना पूरे 50 साल में, वो सारे काम कर लिए। इंडिपेंडेंट क्लिनिक चला लिया, इंडिपेंडेंट लैब चला ली, इंडिपेंडेंट मेडिकल चला लिया। मजबूरी है, इसको मजबूरी बोलते हैं, क्योंकि मैंने ये सारे काम गाँव में किए, सारे काम गांव में किए। मैं जिस डॉक्टर के पास रहता था वो रिटायर्ड सीएमएचओ थे अपने जोधपुर के, और 1985 में वो हमारे गांव में डॉक्टर थे। तो रिटायर होने के बाद वो वापस उन्होंने वही प्रैक्टिस अपना हॉस्पिटल खोला जहां जब वो यंग थे, वो डॉक्टर थे, उनका बेटा भी मेरे साथ ही था, एमबीबीएस है अभी, वो एमडी है। तो वो तो एमबीबीएस कर गया था बेंगलोर के रमैया कॉलेज से, तो उनको कुछ आता जाता नहीं था, वो आए नहीं था, नया नहीं था। और वो महीने में 15 दिन आते थे, जोधपुर रहते वो। तो फिर संभालना कौन पीछे, और लैब खोल के दे दी उन्होंने। लैब में काम सीख के चला गया मैं जोधपुर, मेरे साथ वैसे 4 स्टाफ और थे, बट लैब मुझे संभालनी पड़ती। फिर हॉस्पिटल जो मकान का मालिक था, आज गांव में क्या होता है, मालिक होता है वो पार्टनरशिप में अपना रेंट लेता नहीं है, और बोलते मैं मेडिकल चलवा दूं, तो उनके बेटे को मेडिकल का काम नहीं आ रहा, तो मेडिकल का काम सारा देखना, फिर लैब चलाना, फिर क्लिनिक चलाना, फिर वहां के गांव के डॉक्टर। और रिटायर्ड सीएमएच था अपना, उसने चैम्बर भी मस्त बना रखा, बढ़िया घूमने वाली चेयर एंड टेबल एंड कार्ड, न्यू पेशेंट आते हैं। फिर कौन है अंदर, अंदर अली है, वाह। फिर 4 साल वहां मस्त काम किया, पैसे कमाए। क्या क्या किया सुनो, पैसे कमा के छोटा मोटा घर पे घर बनाया, फिर घर नहीं था पहले, हमारे एकदम कच्चा मकान था, सही बात है। फिर एक बाइक ली, फिर पैसे इकट्ठे किए, पोस्ट बेसिक बीएससी के मस्त 2 लाख 3 लाख रुपए, फिर कोचिंग करने के पैसे इकट्ठे किए, 1 1.5 लाख रुपए, पैसे खूब कमाए, 5 7 10 लाख रुपए कमा लिए मस्त। उसमें इतनी होती थी, सैलरी भी इतनी होती, लेकिन अपने एक्स्ट्रा करके बहुत सारे मस्त। फिर अब करेंगे अब चढ़ाई, एसटी एमसी। जब मैंने छोड़ा ना गांव का काम, उस समय मेरी सैलरी थी 30,000। कुछ नहीं करना, जब मैं मर्जी आ तो जाऊं या नहीं जाऊं तो भी, स्पेशली उस दिन जाना जरूरी था जिस दिन सर नहीं आएंगे, उस दिन रहना पड़ेगा वरना संभालेगा सर आए उस दिन, तो जैसे बताया वो बच्चे भी लगा देते इंजेक्शन, जो नए स्टाफ थे। जिस दिन नहीं आए उस दिन मुझे रहना जरूरी है। एक्चुअली मैंने स्टार्ट मजबूरी में किया था, जब मैं नर्सिंग कर रहा था तो मेरी कॉलेज थी जोधपुर से 25 किलोमीटर बाहर है, और वो मेरे गाँव की साइड है। मेरा गाँव जो अशोक सर के घर के पास में मेरा घर है, जस्ट थोड़ा दूर है, हाँ 2 किलोमीटर दूर है, दूसरे अशोक सर के बीच में। तो उसमें क्या हुआ, अब मेरे को अप डाउन, मेरे को पास पैसे थे नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो गांव की साइड में जाते हैं तो बीच में कॉलेज आती है, गांव से 20 25 किलोमीटर बाहर, वहां से मैं क्या अप डाउन करता था। तो वहां नया नया क्लिनिक खोला, डॉक्टर ने मुझे रख लिया, अपन सीट के मस्त काम, और उससे आने लगे पैसे, फिर तो अपन वहां के बन गए वो। आप कौन, आप प्रैक्टिशनर, कौन, कितने इंजेक्शन पता, 5, पता है ना आपको, रील प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर वो बन गई। खूब मतलब लाइफ में जो सब करना चाहिए। फिर जो तुमने प्राइवेट हॉस्पिटल गोयल में काम किया मस्त, 1 साल हेड कमांड में, बढ़िया आईसीयू में, फिर मस्त हो गया सेट।